हाँ। हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट हो भी नहीं यार, मैं टाइम पे था। ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? थोड़ी देर पहले आवाज नहीं आ रही थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पाए लागू सर। थैंक यू बेटा, खुश रहो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अबे क्या 2 4 50 लोग ही हैं क्या यहाँ पर? मैसेज तो करो, सारे लोग पता तो चल जाए मुझे। क्लास के स्टैंड छोरियो कहाँ पर हो? हैं? छोरो? है? या गिव अप करना शुरू कर दिया अभी से ही? हाँ। जल्दी। हम्म। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है भैया, आप जा सकते हो, है ना? ओके। यप। क्या हुआ, सब ठीक है? ठीक है। चलो। हाँ। यस। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आज इमोशनल हूं मैं। ठीक है। स्टार्ट करें? स्टार्ट करने से पहले यार कुछ चीजें मुझे को डिस्कस करनी है आप लोगों से। ठीक है। और इस दौरान बीच में कोई ये नहीं बोलेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है। पिछली बार की तरह कोई ये नहीं बोलेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये चीजें मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है आपसे डिस्कस करना। ठीक है। देख यार, मुझे एक बार सब लोग क्लियर करके बता दो कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है। आपका टारगेट क्या यहां पे आईआईटी मेंस एंड एडवांस का नाम सुन के नीट लेवल पढ़ने का है, या फिर आप सच में चाहते हो कि यस सर, हम आईआईटी के लिए फाइट करेंगे और हम वहां पे सिलेक्शन लेंगे? ठीक है। और इस चीज में ईमानदार रहना पड़ेगा भाई। ठीक है। इस चीज में ईमानदार रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डोमिनेट कर जाते हैं पूरी क्लास में, क्लास के सामने भी और क्लास के पीछे भी, जिन्होंने शायद ये कोर्स खरीदा है ये सोच के कि यार चल ठीक है, हम हमें केवल फिजिक्स समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको उस दिन आपको बताया था कि यार 30%, 40% और 30% होता है सिलेक्शन की तैयारी में जो प्रिपरेशन होती है। 30% आपकी, जैसे मैंने उस दिन बोला था कि सर 30% होता है पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल, 40% होता है आपका होमवर्क और डिस्कशन, और 30% होता है आपका टेस्ट। तो ये ट्रेंड बन गया है यार। जब बहुत कम कॉस्ट में चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, तो एरा गैरा नत्थु गैरा जिसको सिलेक्शन नहीं भी लेना होता है ना, जिसने सोच के बैठा है कि मेरे को सिलेक्शन नहीं लेना है, मेरे को बस मेरे डिस्ट्रिक्ट का प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, कुछ इस टारगेट के साथ भी बैठते हैं काफी लोग। उनका टारगेट ये होता है कि सर इसमें भी आप बस लो लेवल पे रहो, लो लेवल, इसे राइज मत करो। ठीक है। इसे राइज मत करो। ठीक। वो गलत नहीं है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वो गलत है। ठीक है। वो गलत नहीं है। क्यों क्यों गलत है भाई वो? जब उनका टारगेट यही है कि सर हमको तो हमारा छोटा सा एग्जामिनेशन है, हम तो इसी की प्रिपरेशन के लिए बैठे हैं सर, खत्म कहानी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई यूपीटीयू की प्रिपरेशन ही करने बैठ गया। ठीक है, यूपी सीट की। उसका टारगेट है कि सर मुझे तो गाजियाबाद का प्राइवेट कॉलेज चाहिए सर। ठीक है। वो प्राइवेट कॉलेज में इतना पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा, है ना? तो सर इतना ही पढ़ाओ, इससे ज्यादा मत जाओ सर, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चों की संख्या 10% भी हुई तो वो 10% हर जगह हावी हो जाते हैं। सामने भी हावी होते हैं, कमेंट में भी, कि वो लेवल राइज नहीं करने देते हैं। बोलेंगे कमेंट रिपीट करो, रिपीट करो। या फिर जो है वो वैसे हावी हो जाते हैं कि कोई भी मैंने अच्छा लेवल का सवाल करा दिया तो उसमें फिर वो एक तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे पूरी तरीके से। और वो पीछे भी एक तरीके से जो आप लोगों के पास टूल हथियार हैं कि मेल सेंड करना, ये सेंड करना, वो उसमें भी हावी हो जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बेसिकली यार सीधी बात है, देख,
वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन मैं यहां पर जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन कराने आया हूं, ये बोल के मुझसे नीट नहीं पढ़ाया जाएगा। सिस्टम मुझे बोले कि ये बैच जो है केवल नीट लेवल तक का है, ये बैच जो है केवल 12th लेवल तक का पढ़ाना है, इसमें इस बैच में यूपी सीट लेवल की तैयारी करवानी है, ऐसा बोल के बैच अनाउंस करें, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपने प्रोफेशन के साथ कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि मुझे वो 10% नहीं, वो 90% बच्चे जो भी हैं, 90 नहीं यार, मुझे तो एक बच्चा अगर मिल जाएगा ना कि सर मेरे को तो जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है और आप पढ़ाओ, मैं आपके साथ हूं ब्लाइंडली, ठीक। ये बेसिकली कहानी है। तो आप लोग ये डिस्कशन आज जरूरी था, ठीक है, क्योंकि आगे पूरी अब एक नई जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है। बस 3 दिन की बात हो रही है, 4 दिन की। इसके बाद हमारा चैप्टर वेक्टर है, ये तुझे भी पता होगा, यूनिट डायमेंशन बेसिक मैथ तो फिजिक्स से स्टार्ट होती ही नहीं है, मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया ही नहीं है यार, ठीक है। इसके बाद वेक्टर होगा। फिजिक्स स्टार्ट कहां से होगी? काइनेमेटिक्स से, ठीक है, वहां से फिजिक्स स्टार्ट होगी। तो वहां से जो लोग उतारू हो रहे हैं, बहुत उतावले हो रहे हैं फिजिक्स को लेके, जो एक तरीके से बैठे हुए हैं कि भैया कब फिजिक्स स्टार्ट होगी, मैं तो उनको, ठीक है, मैं बोल दूं कि भैया जब हमारी काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगी तब तू देखना अपने अंदर चेंज, पहले कितना था और अब कितना था, ठीक है। अभी मैं क्या पढ़ाया कल? मैंने साइन थीटा बराबर इतना, कॉस थीटा बराबर, ये चीज तेरे को ऑलरेडी पहले भी मालूम थी, तू भूल गया था, मैंने रिवाइज कराया, ठीक है। कल का लेक्चर अगर मैं बात करूं तो कल का लेक्चर क्या था? कल का लेक्चर था कि साइन थीटा बराबर इतना, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुझे नहीं आती थी, तुझे आती थी लेकिन तू भूल गया क्योंकि लंबा दौर निकल गया। तो भैया फिजिक्स में जरूरत थी तो मैंने उसको रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो इन दैट केस यस, क्योंकि जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए इस तरीके से तो काम नहीं चल पाएगा जिस तरीके से जो है कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर पढ़ाओ भी कम, ठीक है, सर लेवल भी राइज मत करो, ठीक है, सर हाई लेवल पे नहीं जाना है, सर प्लीज लो लेवल पे ही रखो। ऐसे लोग हैं तेरे बैच में, ऐसे लोग हैं, ठीक है, मैं क्या करूं, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सही बात बोलूं कि मैं एक चीज मानता हूं कि तूने देख जेई मेंस का पेपर दिया था, ठीक है, और जेई मेंस का पेपर दिया था, तो ये मैं सबको बोल रहा हूं, मैं इनको भी बोल रहा हूं, इनको भी बोल रहा हूं, ठीक है, इनको भी बोल रहा हूं जो मुझसे लो लेवल की डिमांड करते हैं। मेरा लेवल हाई नहीं है, मैं अपना हाई, मैं ही नहीं बोलूंगा मेरे हाई लेवल तो मैं लेके भी नहीं गया हूं, वो तुम झेल भी नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं उस लेवल तक तो मुझे जाना ही है ना, जिस लेवल तक जेई मेंस के सारे 100% क्वेश्चन तू बना सके और जेई एडवांस के 60 to 70% क्वेश्चन बना सके, उस लेवल पे तो भाई मेरे को जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझो मेरी बात, दिस इज द, एक तरीके से काश ऐसा होता कि इस बैच में भी शफलिंग होती, ठीक है, ऑनलाइन में भी काश शफलिंग होती, ऐसे बच्चों को जिन्हें लो लेवल का पढ़ना है एक दूसरा बैच बना दिया जाता, और ऐसे बच्चों को जिनको जेई एडवांस के लिए पढ़ना है एक दूसरा जेई एडवांस का बैच पढ़ा दिया जाता, ताकि मैं दिल खोल के फ्रेश माइंड से उसमें से धड़ाधड़ भर भर के सिलेक्शन निकालता, और जिन बच्चों को वहां पर सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ना था उन बच्चों के लिए वहां पे दूसरे सर चले जाते, वो भी खुश ये भी खुश। प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक ही बैच में हर तरह के लोग मिक्स कर दिए गए हैं। ऑफलाइन में सब नहीं होता, ये तो जानता है, ऑफलाइन में शफलिंग होती है, ठीक है, बच्चों के आधार पे बैच बने होते हैं, ठीक, तो टीचर उस हिसाब से पढ़ाता है। ये बैच ये 100 लड़के बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक, तो उनको फिर एवरेज बैच या लोअर बैच में नहीं बैठाया जाता, उनके लिए अलग बैच होता है, ताकि वो उनके लेवल को मैच करते हुए टीचर पढ़ाए। कुछ 100 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिकली बहुत ही ज्यादा बेसिक खराब होता है, तो उनका बैच अलग होता है, पढ़ाया वहां भी उतना ही जाता है लेकिन बहुत बेसिक से उठाया जाता है, ठीक। मगर जो सबसे पॉजिटिव चीज होती है ना, वो ये होती है कि वह बच्चा पढ़ना चाहता है, और अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है ना तो वो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने तुझे बोली है। ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा है, उसने बोला कि सर मेरे को नहीं पढ़ना, तो मत पढ़, वो क्लास नहीं आएगा। जितने बच्चे क्लास में आएंगे टीचर दिल खोल के उनको पढ़ाएगा और बच्चे भी पूरे शानदार तरीके से पढ़े, लेकिन क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर उसको पढ़ना नहीं है तो चुपके से पीछे आ जाएगा, पीछे आके जो है कुछ भी उसको हाथ में जो भी हथियार तुम्हारे दिए गए हैं उसका फिर वो मिसयूज करेगा, ठीक है। सिस्टम ने हथियार दिए आप लोगों को किसी बेटरमेंट के लिए, ठीक, कि भैया कभी टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच ना हुई हो, ठीक है, तो भैया चल ठीक है, तू अपनी बात हम तक पहुंचा दे कि तुझे कहां इश्यू आ रहा है ना, कहां इश्यू आ रहा है। लेकिन ये चीजें उन बच्चों के लिए होती है ना जो पढ़ना चाहते हैं,
जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक, तो ये आई होप इशारा तो मुझे समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देख, मैं सही बात बोलूं यार, मैं जॉब के लिए नहीं पढ़ाता। ठीक है, पिछले साल एक बैच था प्रयास 2.0 पीपीटी बैच, मेरे दिल के बहुत करीब था। ठीक, जब मैं उनको पढ़ा रहा था तो ड्यूरिंग द पढ़ाना मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए थे, मैं नहीं गया था क्योंकि एक अटैचमेंट होता है बच्चों से। उन बच्चों के अंदर जो मैंने भूख देखी थी ना सिलेक्शन की, ठीक, वो सब कमेंट्स में पड़े होंगे, आप देख लीजिएगा सब जगह में। वो सिलेक्शन हो या ना, वो भगवान जी के हाथ में। एक होता है कि आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हो। ठीक, वो जो भूख मैंने देखी थी ना उन लोगों के अंदर, वो बड़े जबरदस्त लेवल की देखी थी। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, वो बैच स्टार्ट हुआ था अगस्त में। अगस्त में जब बैच स्टार्ट होता है तो एक बच्चे के ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई दिसंबर जनवरी में पेपर हो सकता है, 4-5 महीने के बाद, तो उसका सिंसियरिटी लेवल बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। इसलिए वो दिल लगा के पढ़ने की कोशिश करता है, और मार्च तक जब दिल लगा के पढ़ाता है तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तुम्हारे केस में मैं खुश इसलिए हुआ था क्योंकि तुम्हारा बैच अप्रैल में स्टार्ट हो गया था। मैं समझ गया था कि अप्रैल में स्टार्ट होने का मतलब है अब मैं भरपूर लेवल तक जा सकता हूं, जिस लेवल तक जेई एडवांस भी फोड़ सके। जेई मेंस नहीं यार, जेई एडवांस। भाई मैं 8-10 साल ऐसी जगह नहीं पढ़ाया हूं कि जहां पर जो है तुरंत कोई भी आ जाता है। मैं 10 साल ऐसी जगह पे आया हूं बेटा जिसका नाम कोटा है। ऐसी जगह पढ़ाया हूं जहां बच्चा जब घर से छोड़ के आता है ना तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए कोचिंग में फीस जमा करता है, और 10,000 रुपए पर मंथ वो जब खर्चा करता है, जब पेरेंट्स 3 से 4 लाख रुपए हर साल उसके ऊपर खर्चा करते हैं, तो फिर वो टीचर से ये उम्मीद नहीं करता कि उसको आईआईटी एडवांस या मेंस बोल के नीट लेवल पढ़ा दिया जाए। नहीं, जब घर वाले इतना खर्चा करते हैं तो वो ये उम्मीद करता है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाओ। तो वो ये उम्मीद करता है सर हमारा बेसिक ठीक है, खराब है तो आप बेसिक से उठाओ, हम आपके साथ हैं। तब वो जो उसकी जो उम्मीद होती है वो जी एडवांस लेवल को मैच करने की होती है। इसीलिए कोटा का जो माहौल होता है वो इतना पढ़ाई में इतना अच्छा होता है, क्योंकि फिर टीचर भी फिर जी एडवांस लेवल को मैच करता है। यहां पे क्या है, ये यहां पे ये कोर्स अवेलेबल टू ऑल है। ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, जिसको अपना बिल्कुल लो लेवल पे जाना उसके लिए भी अवेलेबल है, और जिसको हाई लेवल पे जाना उसके लिए भी अवेलेबल है, और सारे लोग एक साथ हैं। ठीक है, जब सारे लोग एक साथ हैं तो फिर बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो बेसिकली मुझे आपसे ये डिस्कस करना था भाई, आज बहुत जरूरी था। ठीक है, प्लीज यहाँ पे कोई इस तरह की बातें टाइप ना करें कि सर पढ़ाओ, ये करो, ऐसे करोगे मेरा मूड खराब हो जाएगा, मैं बैच छोड़ दूंगा, अभी क्लास कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया मैं जॉब के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, मुझे अगर ऐसा दिखेगा कि यार इस बैच में पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आ रहा है तो ठीक है, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे सर हैं, वो आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। मैं एक जस्ट चीज शेयर कर रहा हूँ, मेरे इंटेंशन ऐसे है नहीं। मैं एक बात बोलूं, तुम्हारे बैच को लेके मेरे इंटेंशन है ये है नहीं। तुम्हारे बैच को लेके जो मेरे दिमाग में जो इमेज बैठी हुई है वो ये बैठी हुई है कि यार ये अगर ये अप्रैल से हमारी कहानी स्टार्ट हुई है, मैं यही कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चलती रहती है कि यार ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और अप्रैल से जो हमारा मोमेंट था, क्या बोलते हैं इसको, अभी अप्रैल स्टार्टिंग से था तो भैया शुरू में टाइम थोड़ा लगेगा, कहाँ तक वेक्टर्स समाप्त होने तक टाइम थोड़ा सा लगेगा, और जैसे वेक्टर समाप्त हो जाएगा हो सकता है अप्रैल लास्ट तक समाप्त हो जाए, और फिर भरपूर तरीके से हमारी मई में शानदार लेवल की प्रिपरेशन फोड़ा फाड़ी वाली लेवल की तैयार हो जाएगी। और ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। तू चाहे तो इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर ले, मैं टाइम बता दे रहा हूं तुझे, लिख लेना 13 मिनट 50 सेकेंड पे सर ने ये बात बोली थी। ये मेरी गारंटी है कि जो मुझे पूरी फ्रीडम अगर दे दी जाए, मुझे पूरा सपोर्ट अगर मिल जाए, तो बस ब्लाइंडली मुझे फॉलो करते चले जाना। जेई मेंस में से 30 में से 25 सवाल करने होते हैं तो तू 25 के 25 करके आएगा क्लास नोट्स के दम पे। वो तुझे सारे क्लास नोट से दिख जाएंगे, क्लास नोट से। समझ में आ रही बात? और जिस हिसाब से मैं तुझे पढ़ा रहा हूं वो चीज सच में अगर तू फॉलो कर गया, ठीक है, जिस हिसाब से मैं तुझे पढ़ा रहा हूं वो चीज सच में अगर तू फॉलो कर गया, उस हिसाब से जो एंगल में तू दिखाना चाहूं ना फिजिक्स में, भाई इस तरीके से फिजिक्स को देख, देख ये याद कर, देख इसको भूल जा, देख इसको ऐसे करते थे, इस सवाल को ऐसे करते हैं। ठीक, वो एंगल अगर तूने एक तरीके से पकड़ लिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि तू अगर सिंसियर तरीके से पढ़ने की उम्मीद के साथ आया होगा तो बिल्कुल इस चीज को जो है उसको इस चीज को पकड़ लेगा, तो जेई एडवांस में बहुत इजीली 50 to 60% तो तू कर ही लेगा। और जेई एडवांस में भैया तूने 50% भी कर लिया ना तो तेरी रैंक ऑल इंडिया 1,500 के अंदर आ जाएगी।
समझ में आ रही है बात? बस प्रॉब्लम ये है सपोर्ट, ये चीज है। ठीक है भाई? हाँ, तो सर इसमें फिर क्या, हाँ सब बच्चे बोले सर वी ब्लाइंडली सपोर्ट यू, ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वी आर विद यू, ठीक है। तो इन दैट केस अब आपको बोलना पड़ेगा, अब आप इस तरीके से शांत नहीं रह सकते। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रिकॉर्डेड लेक्चर आते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखते होंगे, स्टेम लाइव अटेंड नहीं कर रहे होंगे, उनको मस्त समझ में आता होगा क्लास। अब जो है आप मैसेज करते हो काफी बच्चे मुझे, काफी नहीं, मैं बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, सर देखो पहले सवाल नहीं बनते थे, अभी सवाल बहुत आसान हो गए। मैं देख के खुश नहीं होता हूं, मैं हंसता हूं। मैंने कहा यार मैंने अभी तो फिजिक्स तो स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है। तब इन बच्चों का अगर एक्साइटमेंट लेवल ये है, तो जब मैं फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, जब मैं फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा, कहां से, काइनेमेटिक्स से, क्योंकि फिजिक्स तो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगी, तब मैं सोचता हूं कि तब इन बच्चों का एक्साइटेशन लेवल, तब इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कि शानदार लेवल पर जाएगा। मैं वो देख के मंद ही मंद हंसता नहीं हूं, मुस्कुराता हूं। ठीक, तो ये चीज है। तो इस इन दैट केस भैया देख दो बातें हैं। पहली बात है करंटली आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द जो भी यहां पे डिस्कशन वाला पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये 40% डिस्कशन वाला पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस ऑनलाइन में शायद ये पॉसिबल नहीं था, तो नहीं था तो पॉसिबल बनाना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में मैंने भी देखा सब लोग क्या करते, आते थे पढ़ाते थे चले आते थे, आते थे पढ़ाते थे चले आते थे, आते। इनफैक्ट हमने भी यही किया है पिछले कुछ दिनों में, जो भी हमने पढ़ा, ये क्या होता था, मैं आगे थ्योरी पढ़ाता था चला जाता था, ठीक, यही तो होता था। ठीक, ये वाला 40% पार्ट मिसिंग था। अगर ये मिसिंग है तो इसको बनाना पड़ेगा। अगर ये हमारी टीचिंग मेथोलॉजी में ये नहीं है तो इसको लाना पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन भी इस चीज को परमिट नहीं कर रहा है तो इसको बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और हमारी बात ठीक, तो इसके लिए जो मैंने सोचा है वो मैंने सोचा है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि आज ही सोच लिया कल सोच लिया, ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे, मैं 3 दिन पहले भी मैं तुझे बात बोला था कि यार मेरे दिमाग में बहुत अच्छी, मतलब अच्छी बात चल रही है, मैं तुझसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक बात भी मैं एक नहीं 2-3 बार बोल के निकला था ये बात में। तो फाइनली जो मैंने सोचा है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको एक दी जाती है भाई मेरे डीपीपी, ठीक है, वो डीपीपी जैसे चलती है वैसी चलती रहेगी, उस पर मेरा कंट्रोल कम है, इनफैक्ट मेरा कंट्रोल है ही नहीं। ठीक, सर क्यों कंट्रोल नहीं है आपका? क्योंकि वो जो डीपीपी है, वो डीपीपी मैं यहां से आपको बता सकता हूं कि ये डीपीपी होमवर्क कर लो, ठीक, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट डे पूरा का पूरा डिस्कस नहीं कर सकता, ये तू भी जानता है, क्योंकि पहले से ही वहां पे उनके वीडियो सॉल्यूशंस बने हुए हैं। ठीक, और वो वीडियो सॉल्यूशंस बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है काफी बच्चे फिर वो वीडियो सॉल्यूशन वहां पे देखते ही हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि अब वो क्लास में डिस्कस कर पाना ठीक से पॉसिबल नहीं है। ठीक, लेकिन चीजें मुझे चलानी पड़ेगी उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं देखता हूं, और मैं देखता हूं सिलेक्शन। ये बात, मैं देखता हूं सिलेक्शन। ठीक, तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दिमाग में, मेरे पास कम से कम 10,000 सवाल हैं जो बच्चे को करवाए जाने चाहिए। ठीक, 10,000 सवाल का वक्त तो नहीं मिलता है, जाहिर सी बात है, तो कम से कम 1,000 सवाल मेरे पास हैं पूरी फिजिक्स में, जो मैं चाहता हूं कि आप उनको सॉल्व करो, जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको होमवर्क दूं, जो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट डे मैं उसको डिस्कस करूं, जिसको मैंने बोला था डिस्कशन। जब तू वो सवाल लगाएगा, जब तू वो सवाल घिसेगा, जब तू उस पर पेन लगाएगा और जब तू उनको सॉल्व करेगा, तब तेरा लेवल कुछ और ही होगा। और फिर तू मार्केट की कोई सी भी किताब उठा के देख लेना, तू बोलेगा क्या ये है, क्या ये तो चूरन है, तो पेल देंगे ऐसी किताबों को तुम। ठीक, तो इसके लिए जो मैंने सोचा है भाई, वो सोचा मैंने ये है कि इसके साथ साथ एक डीपीपी और मैं दूंगा, जिसका नाम मैं रख रहा हूं केपीपी। तू बोलेगा था केपीपी क्या है? केपीपी का मतलब तू ये समझ ले भैया, खोपचा प्रैक्टिस पेपर, सीधी सी चीज है। मगर ये केपीपी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। बात समझ में आ रही है? ये केपीपी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। इन केपीपी के जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी, मीडियम और टफ,
तीनों लेवल के होंगे। इसमें इजी 40%, मीडियम 30%, टफ 30%, ये रेशियो में रखूंगा। ये जो था इजी वाला 40% वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तेरा सिलेक्शन कराएगा जेईई मेंस में। ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं ये तेरी रैंक इंप्रूव करेगा जेईई मेंस में। और ये वाला जो पार्ट है, जो 30% वाला पार्ट टफ है, ये कहीं ना कहीं तेरा सिलेक्शन करवाएगा जेईई एडवांस में। तीनों इंपॉर्टेंट है, तब जाके सिलेक्शन होता है। ये थोड़ी ना होता है यार, पीपीटी आए, ठीक है, मास्टर आए, पीपीटी पे लिख दी सारी थ्योरी, एक्सप्लेन कर दिया, सवाल लिख दिए, एक साल पहले के सवाल करा दिए, थ्योरी करा दी, और एक साल पहले का पीवाईक्यू उठा लिया जो कि थ्योरी पे पेज देखते के साथ ही हो रहा है, और मास्टर ने करा दिया, बच्चों को लगा वाह बहुत ही बढ़िया सवाल हो गया, पीवाईक्यू हो गया, और करके निकल गए। नहीं यार, इससे सेटिस्फेक्शन होता है, सेटिस्फेक्शन। सिलेक्शन तो ऐसे ही होता है, मालूम है मेरे को 10 साल से। ये मेरी सोच नहीं है, ऐसा नहीं सर आप केवल आप ही को ऐसा लगता है क्या? नहीं, मेरे साथ जितने मेरे दोस्त हैं ना, मेरे काबिल दोस्त हैं, ठीक है, जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, उन सब की सोच यही है, और वो सब जानते हैं। और ऐसे भी नहीं है, वो मेरे दोस्त ऐसे मत समझे, वो ठीक है दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं, लेकिन हम बिहाइंड द कैमरा तो दोस्त ही है ना। वो सब हाई फाई लेवल के हैं, वो सब वो लोग हैं जो टॉप 50 के अंदर रैंक निकालते हैं, टॉप 100 के अंदर रैंक निकालते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो एवरेज बच्चे से भी टॉप 1000 के अंदर रैंक निकाल देते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं मैं भी उनमें से एक हूं, क्योंकि ये सच है, यही फंडा है दोस्त। अब इसमें सर इशू क्या आएगा? इसमें इशू जो सबसे बड़ा आएगा वो है हमारे सामने वो लोग, वो जो 10% लोग हैं, वो इशू क्रिएट करेंगे। यहां इस चीज को लेके मुझे डर रहता है, ठीक है। जिन लोगों को हाई फाई लेवल का नहीं पढ़ना है, उनके सामने जब ये चीज जाएगी ये ठीक, तो फिर वहां प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। सर बहुत हाई फाई लेवल जा रहे हैं सर, नहीं, ठीक। ये मेरे अब, क्योंकि अगर शफलिंग नामक बैच होती, अब समझ में आया क्यों अच्छे बैच से निकलती है चीजें, क्यों समझ में आई बात, ठीक। बस मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे बच्चे का हाई फाई लेवल का दिमाग चाहिए, मुझे चाहिए नियत। लेकिन उन 10% बच्चों के अंदर नियत मैं कहां से लाऊं, कहां से लेके आऊं, ये चीज है। हो सकता है कि ये चीज मेरी नियत यही है फॉलो करने की, लेकिन अगर मुझे लगेगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं भाई, अगर मुझे लगेगा कि वो 10% 15% लोग क्लास का माहौल खराब कर रहे हैं इस चीज को लेके, क्योंकि वो इसको मैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ये करना नहीं चाहते हैं, समझ रहे मेरी बात। मुझे किसी बच्चे का मेंटल लेवल थोड़ा सा कमजोर है, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे गधे से गधे वाले बच्चों को आईटी पहुंचाया है, ये मैं जानता हूं, वो बच्चा भी जानता है, उसके पेरेंट्स तक आज तक भरोसा नहीं करते कि सर हमारे लोंडे का सिलेक्शन हो कैसे गया आईटी में, ठीक है। मुझे हाई फाई लेवल दिमाग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बहुत ही डेडिकेटेड वाला दिमाग, मुझे वो चाहिए दिमाग। मैंने बोला था ना, अभी तक जो भी था तू देख ले, मैंने बोला 7th 8th 9th 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स तेरे को आती है, बस तू मस्त रहे। इनफैक्ट बता तो रहा हूं ना, क्वाड्रेटिक भी बता के तो निकला था ना कल में, क्वाड्रेटिक हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, बताया तो मैंने, देख ऐसे होता है, देख ऐसे होता है, देख ऐसे होता है, साइन थीटा बता साइन 30 बराबर हाफ होती है, क्या 8th क्लास में नहीं पढ़ते थे क्या? लेकिन फिर भी मैं बता के निकल रहा हूं, और मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज, मुझे कोई शिकायत नहीं है, ठीक। लेकिन मुझे चाहिए वो, उस बंदे के अंदर वो डेडिकेशन होनी चाहिए, क्यों वो चाहे कि सर हाँ सर आप कराओ, मैं ट्राई करूंगा, आप मुझे 10 सवाल दो, मुझसे 10 सवाल में 8 सवाल बनेंगे, मैं 8 सवाल बनाऊंगा, 6 सवाल बनेंगे, मैं 6 बनाऊंगा, 2 बनेंगे, मैं 2 बनाऊंगा, लेकिन मैं 10 के 10 ट्राई जरूर करूंगा। मैं इधर से ट्राई करूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे आप उनको डिस्कस जरूर करना, आप उधर से डिस्कस कर देना, मैं इधर से ट्राई करूंगा, मजा आ जाएगा, तभी तो सीखेंगे, तभी तो रैंक की तरफ जाएंगे यार। आई होप समझ गए होंगे आप सब लोग मेरी बात। मुझे नहीं चाहिए कि सवाल आप कर लो, सॉल्व कर लो, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो, हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना हो और भी अच्छी बात है, ना हो तो और भी अच्छी बात है। क्यों? सब मैं हूं ना यहां पर समझाने के लिए, उसके लिए मैं हूं, डिस्कशन के लिए मैं तो चाहता हूं इन सबका डिस्कशन क्लास में करना। मैं अपना लोड कम नहीं कर रहा हूं दोस्त, मैं अपना लोड बढ़ा रहा हूं,
ये मत समझना कि सर सर आप ना मतलब आप ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि आप जो है ना मतलब ताकि आप कम पढ़ाओ। नहीं, पढ़ाना तो मुझे उतना ही है, उसके साथ साथ अगर मुझे इनका डिस्कशन करना है तो लोड तो मेरा डबल हो गया। इसके बदले हो सकता है कभी कभी मेरे को अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर शूट करने पड़े इनके लिए, हो सकता है कभी कभी हम सबको संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ जाए, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, तभी तो सिलेक्शन होगा, वरना थोड़ी ना सिलेक्शन होगा। समझ में आ रही है बात? तभी सिलेक्शन होगा। आप लोगों में से जितने भी बच्चों ने 11 12th में ऑफलाइन क्लासेस में कोचिंग की थी वो सब जानते होंगे कि इस वाले पार्ट के अंदर छुपी होती है अच्छे लेवल की डीपीपी प्लस शीट में एक्सरसाइज होती है O1 O2 जेई मेन जेई एडवांस S2 S1। ये सब क्या है? ये सब इसी का पार्ट है, ये सब इसी का पार्ट है, और हमें इसको लाना पड़ेगा, क्लास में लेके आना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तेरे को भी अपनी रूटीन में लाना पड़ेगा, मेरे को भी लाना पड़ेगा। मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा, तू पीछे होमवर्क कर। और इस चीज में जो सपोर्ट है, तुम कह रहे हो ना यस सर फुल सपोर्ट है, वो सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तेरे को बोलना पड़ेगा हर जगह, हर जगह। तुम में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो साइलेंटली लेक्चर देखते होंगे, खुश होते होंगे, यस सर सवाल बन गए सर बहुत ही अच्छे हैं, और चुपचाप निकल जाते होंगे। तो मैं उनको बोल देता हूं भैया कि जो ना पढ़ने वाले बाकी लोग हैं, थोड़े बहुत लोग हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं, और अगर वो डोमिनेट करेंगे तो सिस्टम के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, और सिस्टम के पास अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो मेरे पैरों में बेड़ियां बंधेंगी, और मेरे को बेड़ियां पसंद नहीं है, मैं चुपचाप यहां से निकल जाऊंगा। इस बैच से मैं बोल दूंगा कि सर आप ऐसे सर को भेज दो जो इन बच्चों को सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ा दे। मैं सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं पढ़ाता, मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं। आई होप इशारों में आप बात समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको बोलना पड़ेगा, आपको यहां पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, डेडिकेटली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ओके भाई, क्लियर है? पक्का? रेडी? फुल सपोर्ट। चलो फिर ठीक है, तो मैं डीपीपी की जगह केपीपी चलेगा। आज केपीपी नंबर 1 जाएगी आपके पास, ठीक है? वैसे मैंने केपीपी तैयार कर ली है, मैं तुझे बोलूं तू ये मत समझना कि सर 2 दिन में अचानक से क्या जुनून जाग गया आपके अंदर। नहीं भाई, 2 दिन में नहीं, मैं तो 3 दिन पहले भी तुझसे कह रहा था, 3 दिन पहले भी मैं तुझसे डिस्कस करना चाह रहा था। और कम से कम 25 से 30 केपीपी मैंने तैयार कर लिए आप लोगों के लिए, ठीक है? 25 से मैं रोजाना, तो वाइल्ड टीचिंग तुझे याद होगा मैं इस तरह की बातें करता था यार, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है, तो रिकॉर्डिंग में देखा तुझे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक? अरे यार तेरा लेवल बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना चाहता हूं, बहुत बढ़िया कर रहा है, बस तू टिका रहे, फिर तू देख कहां लेके जा। ये सारी चीजें मैं इसलिए बोलता था कि मेरे दिमाग में चल रही होती। कम से कम 25 से 30 केपीपी तो मैं बना चुका हूं भाई, ठीक है? उसके बाद मैं बनाता हूं या नहीं बनाता हूं वो आप लोगों का सपोर्ट डिसाइड करेगा। समझ में आ रही बात? वो आप लोगों का सपोर्ट डिसाइड करेगा, और ऐसे ही तो सीखेंगे ना। और मैं उन बच्चों को भी कह रहा हूं जो बच्चों का टारगेट सपोज स्टेट एग्जामिनेशन है, मैं उनसे भी कह रहा हूं अरे भाई तू बाहर निकलना, तैयारी करना चाहिए एडवांस की यार। ये टारगेट बनाएगा, तूने शुरू में इतना सा टारगेट बना लिया तो इतना अचीव हो गया, ये टारगेट बनाना, इतना भी अचीव कर लिया, एंड दिस इज बेटर देन दिस। काहे गिव अप मार रहा है यार? हाँ, पूरा अप्रोक्सीमेटली 1 साल तेरे पास है, सारे टीचर्स शानदार तेरे साथ है, जुड़ना यार तू करना तैयारी, ट्राई तो मार, कोशिश तो कर। जेई एडवांस ना हुआ तो जेई मेंस ही सही, आईआईटी ना मिल पाया तो चल एनआईटी सही। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो सर ठीक है, तो आज जो है चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारा एक चैप्टर है एरर एंड एनालिसिस, ठीक है? इसमें आता है आपका सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है? परसेंटेज एरर, मैं एक चीज आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, और तीसरा जो था वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ठीक है? ये सारी चीजें मैं शिफ्ट कर दी है मैंने लास्ट में, शिफ्टेड टू लास्ट, मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है? रीजन इज दैट जिन बच्चों को मालूम है वो भी समझते होंगे कि इसमें फिजिक्स तो है ही नहीं, है ना? इसमें फिजिक्स तो है ही नहीं। सिग्निफिकेंट डिजिट में देयर इज नो रूल,
ठीक है, पूरा ऐसा ही है, फिजिक्स का कोई रूल नहीं है उसमें। अगला परसेंटेज है, प्योरली मैथमेटिक्स है। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको पढ़ना है, और स्क्रू गेज भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको पढ़ना है। तो ये पार्ट मैं कराऊंगा, लेकिन मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है लास्ट में। पिछले साल भी मैंने प्रयास 2.0 में भी मैंने इसको लास्ट में ही पढ़ाया था। बात समझ में आ रही है? लास्ट प्रयास 2.0 में मैं लास्ट में ही पढ़ाया था, अभी भी मैं इसको लास्ट में ही पढ़ाऊंगा। जो मेरा सीक्वेंस होगा वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। अभी हम चलेंगे वेक्टर पे, वेक्टर के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, और यहां से जल्दी पहुंच के फिर हमारी होगी फिजिक्स स्टार्ट, जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स के बाद फिर अपन चलेंगे मेरे भाई एनएलएम, एनएलएम के बाद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के बाद कौन सा होता है भाई साहब? तीसरा अगला वर्क पावर एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास, फिर रोटेशन। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा फर्स्ट हाफ का। सेकंड हाफ में फिर अपन जाएंगे इलास्टिसिटी, फिर थर्मल एक्सपेंशन, फिर हीट, जिसमें कंडक्शन, रेडिएशन सब पढ़ेंगे सारी चीजें। और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट केटीजी, एनथर्मो, फिर फ्लूइड। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। और इसके बाद जो भी वेव वाला पार्ट, इस तरीके से हम चलेंगे। और फिर अपन 12th में स्विच मारेंगे, और 12th में जब स्विच मारेंगे तो ये वाला जो चैप्टर था वो मैं लास्ट में कराऊंगा। क्लियर है? और ये मैं तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, ये तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं। इस चैप्टर को, जो वाला चैप्टर था एरर एनालिसिस, को पढ़ाने का जो सही तरीका है ना, वो लास्ट में ही है। वो तो एनसीईआरटी ने डाल दिया उसको चैप्टर नंबर 1 में, इसलिए सब लोग चैप्टर नंबर 1 में रखना प्रेफर करते हैं। लेकिन तूने पढ़ा था, तू खुद आइडियली सोच, इसमें फिजिक्स है क्या? नहीं है यार, ये तो अलग इंडिपेंडेंट चैप्टर है। काहे इसको बीच में साला घुसेड़ गए, अपनी फिजिक्स हम लोग खराब करें? सो हमारी बात, इसको मैं कहीं पे इंडिपेंडेंटली उठाऊंगा, कहीं पे भी उठाऊंगा, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दे कब कहां कैसे उठाना है। ओके, ग्रेविटेशन हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग ग्रेविटेशन करेंगे, क्योंकि जैसा जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वैसा वैसा ग्रेविटेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ग्रेविटेशन बोलता है G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ग्रेविटेशनल बोलता है ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलता है, समझ रहा तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं? इसके बाद करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, यहां पे जो भी जैसे जैसे फॉर्मूला यहां आते हैं वैसे वैसे फॉर्मूला यहां जाते हैं। जैसे जैसे यहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, हम बोलते हैं भाई साहब भरे हुए गोले की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, तो वहीं पर हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब भरे हुए मास की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीएम बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। और जीएम बाई आर स्क्वायर को ही हम लोग स्मॉल जी बोलते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पे हम लोग बोलते थे 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। मजा ही आ जाएगा जब उसके साथ पढ़ेंगे। तो मगर तू इन चीजों के लिए सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दे, मुझे यही तो यहां पर भी सपोर्ट चाहिए। तो बोले हाँ सर, आप तो जो बेटर तरीका आपको लगे हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे सिलेक्शन के लिए, आप तो वो तरीका अपनाओ। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब इसमें एक दो बच्चे बोल रहे सर पढ़ाओ सर। नहीं दोस्त, नहीं नहीं, आज मेरा बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मेरा बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तू ये बोल रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, यू आर बिहेविंग लाइक ए सेल्फिश गाय। ठीक है, इन दैट केस मैं आपसे बोलूंगा आप जाओ, प्रयास 2.0 के लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं, वो देख लो। आप वो बॉन्ड डेवलप हो, वो कर ही नहीं रहे हो डेवलप। आप यहाँ पे आपने सेल्फिश नेचर, सर ये क्या कहानी सुना रहे, मुझे समझ मतलब नहीं, पढ़ा के दिखाओ। नहीं चाहिए मुझे ऐसे बच्चे। यही बच्चे होते हैं, खासकर ऐसे ही बच्चे होते हैं जो पीछे से जाके मिसयूज करते हैं। आई होप तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, और ये बच्चे होते हैं जो पूरा मूड खराब कर देते हैं। ठीक है, ये बच्चे होते हैं, ऐसे भी होते हैं वैसे भी होते हैं, वो भी होते हैं जो लेवल हाई नहीं होने देते हैं, ऐसे भी होते हैं। ठीक है भाई, कंटेंट की टेंशन तुम मत लेना, मेरे ऊपर छोड़ दे, वो मेरा काम है। ठीक है, किस लेक्चर, आज मैं सोच के ही इतना आया हूं कि मैं इतना पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। अब तू चाहे वो तुझसे मुझसे तू 30 मिनट में पढ़ ले, मैं आगे का 1.5 घंटा छोड़ दूंगा, खत्म कहानी। ठीक है, मगर ये ठीक नहीं है ना। मेरे हिसाब से चलो, अपने हिसाब से नहीं चलो। अपने हिसाब से मत चलवाओ मुझे, समझ मारी बात? अपने हिसाब से मत चलवाओ मुझे, मत चलवाओ। ठीक है, तो चलो फिर आज का जो लेक्चर है, आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आपको शांत नहीं रहना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना,
देख रहे हो ना? अब आप सब लोग टाइप कर रहे हो, तो इस तरह के जो 4-5 लोग थे छुप गए, सब छुप गए अब। ठीक है, चैटिंग में क्या दिखाई दे रहा है? नाउ यू कैन सी दैट, क्योंकि अब आप डोमिनेट कर रहे हो। यही चाहिए, आपकी खामोशी उस तरह के लड़कों को, या उस तरह की लड़कियां तो नहीं होती हैं उसमें, खासकर लड़के ही होते हैं ज्यादातर, आपकी खामोशी उस तरह के लड़कों को डोमिनेट करवाती है, और डोमिनेट करवाती है तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके लिए फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं है, नुकसानदायक ही है। सही है भाई? चल अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अगला चैप्टर। आज मुझे वेक्टर स्टार्ट करना है बेसिकली, और वेक्टर में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि वेक्टर ऐसा चैप्टर है, मैं ये मान के चलता हूं। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब आज आप ज्यादा नहीं पढ़ाओगे। मैंने कहा आज तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा यार, आज ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आज वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और मैं ये मान के चलता हूं कि कोई बच्चा पढ़ने की नियत भी रखता है, बहुत अच्छी नियत भी रखता है, वो मुझे दिल से सपोर्ट भी करता है, तो उसके बाद भी उसको वेक्टर में इश्यूज रहते हैं। 11th क्लास में वेक्टर ठीक से नहीं पढ़े होते हैं तो इश्यूज रहते हैं, तो वेक्टर को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। और ठीक से पढ़ने का मतलब यह है कि एक लेक्चर में उतना ही डोज दिया जाए जितना तू झेल पाए। और इसकी टेंशन तू काहे को ले रहा है? सिलेबस की मैं लूंगा ना उसकी, तू तो चुपचाप पढ़ता रहे, बस तेरी समझ में मस्त आ जाए, बस खत्म कहानी, तू उस चीज में खुश रहे। ठीक है? और उसके बाद तू अपना जितना भी तेरा ज्ञान है तू निकालना डीपीपी पे, डीपीपी के बाद क्या चलेगी? केपीपी, खोपचा प्रैक्टिस पेपर, वहां निकालना अपना सब ज्ञान, वहां निकाल, सारे के सारे सवाल करने की कोशिश कर, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर। मैं तुझे चैलेंजिंग सवाल भी दूंगा वहां पर, मैं ऐसे सवाल भी दूंगा वहां पर कि पसीने आ जाएंगे तुझे वहां पर। अभी नहीं, थोड़े थोड़े, मतलब धीरे धीरे लेवलाइज करूंगा। मैं ऐसे सवाल भी दूंगा जो कहते हैं ना, अरे सर हमें तो सब आता है सर, पढ़ाओ सर, तो मैं कहूंगा ले मैं दे रहा हूं आज की केपीपी, इस केपीपी में तू 5 सवाल भी करके दिखा देना, ऐसे ऐसी केपीपी भी दूंगा कि तू 5 सवाल करने में भी तुझे पसीना आ जाएगा वहां पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो भाई हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारा वेक्टर। ठीक है, प्लीज इस चीज को लेके ये ना सोचा जाए कि सर टाइम वेस्ट कर दिया, 40 मिनट आपने टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं मेरे भाई, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम इन्वेस्ट है। समझ में आ रही बात? ठीक है, जब दो लोग कभी रिलेशनशिप में जाते हैं तो खूब शुरू में टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, सोचते हैं इसकी सोच क्या है, मेरी सोच क्या है। पहला वाला सोचता है कि किस तरीके से मुझे इसके हिसाब से चलना है, दूसरा वाला सोचता है कि किस तरह से मुझे इसके हिसाब से चलना है। ठीक है, ये सारी चीजें। और आप ये मत समझना सर आप तो अपनी अपनी चला रहे हो, आप तो अपने हिसाब से, आप तो बच्चों के हिसाब से चल ही नहीं रहे हो। मैं बच्चों के हिसाब से ही चल रहा हूं, इस सिलेक्शन का रास्ता बच्चों के हिसाब से ही बनाया गया है। ठीक है, चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। आज का चैप्टर बेसिकली बस केवल वेक्टर रहेगा। ठीक है, वेक्टर में बेसिक बातें स्टार्ट करेंगे। क्या होता है वेक्टर, स्टार्ट करते हैं। नोट्स मैं यहीं पे लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, यहीं पे लिखता चला जाऊंगा, क्योंकि ये पीपीटी में जमता नहीं है यार, क्या पीपीटी पे लिख के ले आओ उसका एक्सप्लेन करता रहो, ये थोड़ी ना होता है कुछ। ठीक, फ्री माइंड से जो फ्री टीचिंग होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो वेक्टर भाई साहब, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था भाई साहब, एक होता था स्केलर, फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने देखी थी। फिजिकल क्वांटिटीज के हम लोगों ने एक तरीके से क्लासिफाई किया था, 2 क्लासिफिकेशन, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर मतलब क्या होता था सर? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं, मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक, मगर उनके पास डायरेक्शन नहीं है, तो उनको हम लोगों ने बोला था स्केलर। फिर आई एक वेक्टर। सर वेक्टर का कंसेप्ट आया कहां से? ध्यान से समझ, वेक्टर का कंसेप्ट यहां से आया कि मैं तुझे एक छोटा सा सवाल पूछूं, कि मैं तुझसे बोलूं भैया बताना कि 2 + 3 बराबर कितना, तू बोलेगा 5। मैंने कहा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। मैं तुझे बोलूं कि एक जगह 2 kg का मास रखा हुआ है, वहां तूने 3 kg का मास रख दिया। ठीक है सर, ठीक है सर, 3 kg का मास रख दिया। मैंने कहा कितना मास हो जाएगा? तो बोलेगा सर 5 kg का मास हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, 5 kg का मास हो गया। लेकिन अगर मैं तुझसे बोलूं कि यार यहां पर एक ब्लॉक है, मैंने आगे फोर्स लगाया 3 न्यूटन का, और मैंने आगे हरा वाला फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो जल्दी से बता कितना न्यूटन का टोटल फोर्स लगा? तू बोलेगा कि सर देखो यहां पर एफ नेट जो निकल के आया वो निकल के आया 5 न्यूटन। करेक्ट है, सिंपल सी चीज है, सबको आती है। मैंने कहा ठीक है भाई 5 न्यूटन है। लेकिन अगर यहीं पर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इस तरीके से बोलूं भैया 3 न्यूटन का फोर्स तूने लगाया आगे की तरफ, और 2 न्यूटन का हरा वाला फोर्स तो सपोज तूने लगा दिया पीछे की तरफ। ठीक, तो यहां पर 3 न्यूटन आगे, 2 न्यूटन पीछे। अब मैं तुझसे पूछूं कि एफ नेट बता, क्या अभी भी तू एफ नेट यही बोलेगा, 5 न्यूटन बोलेगा या 1 न्यूटन बोलेगा? तो बोलेगा सर अब तो नहीं बोलेंगे 5 न्यूटन, अब तो सर ये तो गलत हो गया, सर ये सही है 1 न्यूटन। मैंने कहा क्यों भाई? अब इस क्यों का जवाब तू कैसे देगा? ठीक है, मैं तो सब बोलूं बताना भाई क्यों? तू कहेगा अरे सर ये 3 ये 2,
3 माइनस 2 बराबर 1, मतलब तू कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है सर 3 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यहां पे 16 सर, यहां पे 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर मैं ऐसा कहता कि भैया 3 न्यूटन का तो लग रहा है सपोज इधर, और 2 न्यूटन का लग रहा है सपोज इस तरफ, ये मान के तूने हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रख दिया है ऐसे ही, mg अंदर लग रहा है, नॉर्मल बाहर लग रहा है सपोज। मैंने कहा अब बता, तो बोलेगा सर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। आई होप काफी लोगों को ये चीज पता होगी। तो मेरा बस कहना एक छोटी सी बात ये है कि अगर मैं लैंग्वेज के साथ खेलूं तो मैं कह सकता हूं F1 F2, ठीक है, और F1 F2 टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए। ठीक, लेकिन यहां पर भी मैं बात करूं तो यहां पर भी तो यही बोलूंगा ना कि एक 3 न्यूटन का और एक 2 न्यूटन का फोर्स आर एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी। तूने बोला सही है, अबे तो सही है, तो तू एक बात बता, कभी तो हाले तू अपने मन से जोड़ दे रहा है, कभी तू अपने मन से घटा दे रहा है, चल क्या रहा है, कभी तू अपने मन से अंडर रूट कर दे रहा है, चल तेरा ही जवाब ले रहे, कभी तो तू जोड़ दे रहा है, कभी तू घटा दे रहा है, ये क्या चल रहा है भाई? है कभी जोड़ रहा है कभी घटा रहा है, ऐसा क्यों भाई? जोड़, और यहां पे तू सबको जोड़ रहा है, यहां पे तू कह रहा है सर 2 किलोग्राम का मास इधर से लाके यहां रख दिया, 3 किलोग्राम का मास इधर से लेके यहां रख दिया, अब बताओ कितना हो गया? बोले सर वो तो 5 का 5 केजी रहेगा ना, तो इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस है ना। तो शायद मैं तुझसे बोलूं, देख बहुत ही बढ़िया बच्चे ने आंसर दिया डायरेक्शन, तुम सब लोग, तुषार ने भी बोला सर डायरेक्शन का अंतर है। इसका मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग फोर्स बोल रहे हैं, ये बेसिकली अगर मुझे 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना पड़ा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को, फोर्स जैसी फिजिकल क्वांटिटी को या फोर्स को मुझे ऐड करना पड़ा, तो वहां पे डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने देखा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली उनका बिहेवियर कुछ अलग दिख रहा था अगर हम उनको जोड़ रहे थे तो। उन सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फिर हम लोगों ने एक नया तीर निकाला, एक नया फंडा निकाला, एक नया चैप्टर बनाया जिसका नाम था वेक्टर। ठीक, वेक्टर मतलब कि सर ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, सब मुद्दे पे आता हूं, सर इनके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है सर मैग्नीट्यूड है, सर इनके पास डायरेक्शन है, ठीक है सर इनके पास डायरेक्शन है, सर मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, दे फॉलो द वेक्टर लॉ। सर दे फॉलो द वेक्टर लॉ का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा यार यही चीज कि कभी तो जोड़ रहा है कभी तो घटा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई रूल तो होगा ना, कोई ना कोई रूल्स तो होंगे ना कि जो फिजिकल क्वांटिटी से फॉलो कर रही होंगी, हमको बस बेसिकली वही लॉ फाइंड आउट करना है और वही लॉ को पढ़ना है, और इसलिए इस चैप्टर का नाम हमने क्या रख दिया? वेक्टर लॉ। बात समझ में आ रही है? तो चीजें आगे बढ़ाने से पहले, मैं चीजें आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले या कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स होती हैं, कौन कौन सी स्केलर होती हैं, कौन सी वेक्टर होती है कौन सी स्केलर होती है, ये आर्टिकल हम यहां तो पढ़ेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1000 फिजिकल क्वांटिटी है, 1000 से ज्यादा है। अगर हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात करने लग जाए, ये स्केलर है क्या, ये वेक्टर है क्या, ये स्केलर है क्या, वेक्टर है क्या, फिर हमारा चैप्टर डाइल्यूट हो जाएगा। तो बेटर रहेगा जब वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे कि भाई तो स्केलर है वेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे हम जब टॉर्क पढ़ रहे हैं तो फिर मैं तुझे बताऊंगा भाई टॉर्क जो है एक वेक्टर है। हम लोग जब वर्क डन पढ़ रहे होंगे, जब वर्क पावर एनर्जी में वर्क डन पढ़ रहे होंगे, तब हम वहीं पे देखेंगे कि भाई साहब यहां पर जो वर्क डन है वो तेरा स्केलर है। बात समझ में आ रही है? तो अभी इस चैप्टर में, इस वेक्टर नामक चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, वैसे ही वेक्टर में भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ये चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर है। आप लोग 12th क्लास में पढ़ते भी थे मैथमेटिक्स में, जिसका नाम वेक्टर था, वेक्टर 3D आप सब लोग वहां पे पढ़ा करते थे। तो हमें बस यहां पे उसके लॉज को देखना है। ठीक है सर। इसके बाद ये तो सर ठीक है सर। अब एक टर्म होता है छोटा सा, रिप्रेजेंटेशन। पेन नीचे रख देना, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर। रिप्रेजेंटेशन मतलब सर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें? सर ठीक है, तुम मेरी बात समझना, हम एक नई दुनिया पढ़ नहीं रहे हैं। तू ऐसे समझ कि हम एक नई दुनिया बना रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, और इस दुनिया को बोलेंगे वेक्टर वाली दुनिया। आई होप तू मेरी बात समझ रहा होगा।
ठीक है। तो अब जब वेक्टर तूने इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि तू मुझे समझा पाए, मैं तुझे समझा पाऊं, या मैं कुछ लिख के दूं तू उसको पढ़ के समझ पाए, इसके लिए हमें कुछ नोटेशन डिसाइड करने पड़ेंगे, कुछ तरीके बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं बोलूं भाई साहब मेरा नाम जो भी है हम उसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती मैंने ऐसे लिख दिया। हम सब लोगों ने मिलकर कुछ रूल्स बनाए होंगे ना कि इसको एस लिखेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको एल बोलेंगे, इसको डबल ई बोलेंगे, इसको एम बोलेंगे। ये रूल्स मैं भी फॉलो कर रहा हूं, तुम भी फॉलो कर रहे हो, एक दोनों लोग फॉलो कर रहे हैं, इस तभी एक मैसेज या इंफॉर्मेशन यहां से वहां कन्वे हो पा रही है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर फिर हम लोगों ने बोला कि सर ठीक है सर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि काम करते हैं, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एरो से। ये होता है वेक्टर। वेक्टर की एक होती है पूंछ और एक होती है मूंछ, इसको बोलते हैं हेड। अबे हीट याद आ रहा है भाई साहब, हेड, और इसको बोलते हैं टेल। बिल्कुल सही बात है सर। जो हेड है ये हेड बताएगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, ओके। ये जो हेड है, अगर मैं वेक्टर को मैंने इस तरह बनाया तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन उस तरफ है। किसकी डायरेक्शन? फिजिकल क्वांटिटी की, क्योंकि वेक्टर मतलब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक, ठीक है सर। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ बताएगी लेंथ ऑफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ऐसे लिख ले शॉर्टकट में, मैग्नीट्यूड मतलब सर ये जो लेंथ है, ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी, हम ये बात बोल देंगे कि हमारा जो वेक्टर है वो क्या है, उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मैंने बोला क्वेश्चन में रिप्रेजेंट पी एंड क्यू। ठीक है सर, सर पी क्या है? मैंने बोला पी है 2 न्यूटन का फोर्स अलोंग नॉर्थ। मैं बोलूं सर क्यू क्या है, तो बोलेगा सर क्यू बराबर 4 न्यूटन का फोर्स अलोंग ईस्ट। मैं कहूं भैया इसको रिप्रेजेंट करके दिखा, तो बोलेगा सर ठीक है सर रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर इस तरफ हम मानते हैं ईस्ट, इस तरफ हम लोग मानते हैं वेस्ट, इस तरफ मानते हैं हम लोग नॉर्थ, इस तरफ मानते हैं हम लोग साउथ। तुम बोलोगे सर ठीक है सर 2 न्यूटन का अलोंग द नॉर्थ। तो एक काम करो, ये एक वेक्टर है, हाँ वेक्टर को दिखाने का तरीका होता है वो लिखो, उसके ऊपर एरो बना दो ऐसे। सर ऐसे, सर हम दिखा देंगे नॉर्थ की तरफ ये 2 न्यूटन, और ये जो वेक्टर था इसको मैं बोल दूंगा वेक्टर पी। इसकी डायरेक्शन, इसका एरो किधर है? नॉर्थ की तरफ है। ठीक है सर, और इसकी पूंछ सर अभी मैंने कहां पे रख दी है? थोड़ी देर के लिए ओरिजिन पे रख दी है। ठीक है सर, तो सर ये कैसे दिखाएंगे? मैंने कहा ये अब तू चेक करके बता, ये 2 न्यूटन है तो 4 न्यूटन है, ये इसका दुगना है, डबल है, ईस्ट की तरफ है। तो अगर ये लेंथ एक मार्कर के बराबर है तो यहां पर एक मार्कर प्लस एक मार्कर के बराबर, तो यहां पर ये दिखाएगा कि सर ये हो जाएगा वेक्टर क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन। जितनी लंबाई ये है उसकी दुगनी लंबाई ये होनी चाहिए। तू बोलेगा कि सर मैं पी को बस इतना सा दिखाना चाह रहा हूं, तो इन दैट केस क्यू को हम इतना बड़ा दिखाएंगे, बस इसका डबल होना चाहिए। कायदे में तरीका होता है ये, लेकिन हम लोग ये तरीका फॉलो करते नहीं है। क्यों करें यार? जबरदस्ती तोड़ना करेंगे, ऐसा तोड़ना कि तू स्केल से माप ले, अब ये कितना है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो साला मैं इसको 18 सेंटीमीटर ही लिखूंगा। ऑब्वियसली हम लोग जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम बस बना लेंगे आइडिया से कि यार इसकी लेंथ इतनी है तो इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली दुगनी बना ले, अप्रोक्सीमेटली दुगनी बना ले। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी से। ओके, चुपचाप सुनते रहो भाई, वेक्टर स्टार्ट हुआ है अभी। माधव अब्यूसिंग, माधव अब्यूसिंग क्या कर रहा है माधव? माधव क्या, नोट मत करो बेटा, माधव स्पैमर है। भाई यार मैं छोड़ ना दूं यार, ये ऑनलाइन मेरे को जम नहीं रहा है। साला मैं पढ़ाने वाला आदमी था, यहां पे आके हाँ इस साल तो हो गया, अगले साल तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा मुझे लग रहा है। अगले साल भाई मैं ऑनलाइन में के चक्कर में ना पढ़ूंगा, मैं सीधा चला जाऊंगा अपनी ऑफलाइन की दुनिया में, मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। वहां पर पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनसे साला सिलेक्शन निकालूंगा, खुश रहूंगा। ये दुनिया अलग ही है यार, ये दुनिया पढ़ने, हाँ नहीं मैं अगले साल तो डेफिनेटली 99.99% मैं अगले साल नहीं रहूंगा। मैं अपना पर्सनल
अब तू इसको वायरल मत कर देना कहीं जाके, वहां पे इसको जाके क्लिप काट करके। मैं एज ए ब्रदर या एज ए बड़ा भाई तुझसे शेयर कर रहा हूँ कि 99.99% मैं शायद ही कंटिन्यू करूं अगले साल, शायद ही कंटिन्यू करूं, क्योंकि ये चीज जो है ना ये अलग है। मैंने ऑनलाइन में ये सोच के आया था कि जिन बच्चों के पास फीस नहीं होती है जमा करने की, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते 10,000 रुपए 12,000 रुपए महीना कोटा में, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते 1.5 लाख रुपए की फीस, उन बच्चों को मुझे पढ़ाना है। ये सोच के मैं ऑनलाइन में आया था। ये नहीं कि सर नाम चाहिए, नाम तो वोलेटाइल है यार, लोग तो राजेश खन्ना को भूल गए यार। राजेश खन्ना जितने बड़े बड़े स्टार होते लोग, उसकी तो ये मैं जानता हूं इस चीज को। आप ये मत समझो कि आप नाम के लिए आए हैं, नाम वोलेटाइल है, ठीक है। जब तक रहेगा, जब तक आदमी पढ़ाता रहेगा तब तक नाम रहेगा। जिस दिन वो इस फील्ड को छोड़ देगा, विद इन 3 महीने के अंदर उसका नाम खत्म हो जाएगा। ये दुनिया है, मैं जानता हूं इस चीज को, ठीक है ना। हाँ ठीक, मैं आया इस नियत के साथ था कि जो बच्चे बेचारे फीस नहीं भर पाते हैं ऑफलाइन की, उनको पढ़ा सकूं, मगर उनको पढ़ा ही नहीं पा रहा हूं साला। इतनी सारी बेड़ियां बांध दी गई हैं पैरों में, लेवल राइज मत करो, लेवल हाई मत करो, इस लेवल तक मत जाओ, बोर्ड लेवल का पढ़ाना है, ठीक है, नीट लेवल का पढ़ाना है। ये बच्चा इसी में खुश रहता है। अरे भाई मैं खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, मुझे पता होता पहले ही कि ये कहानी है, ठीक है, तो मैं नहीं आता भैया, निकल जाता वापस। मैंने कहा भैया खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं। मैं नेक्स्ट ईयर के लिए बोल रहा हूं दोस्त, नेक्स्ट ईयर के लिए बोल रहा हूं, अगले साल के लिए बोल रहा हूं मैं। तू तो अगले साल पहुंच जाएगा ना, भगवान ने चाहा तो आईआईटी में या टॉप के एनआईटीज में, तो अगले साल पहुंच जाएगा ना। चल छोड़ो, आगे आ जाओ, ठीक, ध्यान से देख। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, एक चीज और बता दूं, जिन लोगों को वेक्टर आता है भाई मेरे, प्लीज पेशेंस रखना, ठीक है। और जिन लोगों को वेक्टर नहीं आता है, तेरे को वेक्टर के नोट्स 2-2 3-3 बार पढ़ने पड़ेंगे, धीरे 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 सुरूर चढ़ेगा, एक बार में नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। वेक्टर जब बच्चा पहली बार पढ़ता है तो फील उसे धीरे धीरे आती है, एकदम से फील नहीं आती है। अगेन वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सेम पॉइंट कि दिस इज अ टॉपिक ऑफ द मैथमेटिक्स, नॉट द फिजिक्स। ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, ठीक। तो इसका सुरूर धीरे 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 चढ़ेगा। लेकिन इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, तुझे बस काम की चीजें मैं बता दूंगा कि भैया इतना याद कर ले, दैट इज सफिशिएंट। उसके अलावा जो भी मैं एक्सप्लेन करूं बस सुनता चल, तेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज फिट होती चली जाएगी, फिट होती चली जाएगी। तुझे लग रहा है कि सर मेरे को पूरा समझ में आ रहा है सर, ठीक है, और थोड़ा सा ये क्या पढ़ा है उतना सिंपल में तो आता है समझ में, तब मैं तुझे बोलूंगा कि सर ने बोला है हम सर के लिए पेशेंसली पढ़ लेंगे, सर ने बोला है कि शांत रह के चुपचाप पढ़ो, हम पढ़ लेंगे। तेरे को लग रहा है कि 10%, 20%, 30% समझ पा रहा है, तब मैं तुझे बोलूंगा कि स्टार्टिंग में पहली बार में 30% ही समझ में आता है, ठीक है, तो 30% ही समझ। जब तू दोबारा नोट्स रिवाइज करेगा वो 50% हो जाएगा, दोबारा नोट्स रिवाइज करेगा 80% हो जाएगा। और मुझे चाहिए ओनली 30 से 40% ही मुझे चाहिए, मुझे 100% नहीं चाहिए। वो तो आराम से मैथ्स में पढ़ लेना 100% के लिए, ठीक है। खैर लौट के वापस आता हूं, तो ये रहा बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि तुझे बोला गया कि एक फोर्स ऐसा है जो 2 न्यूटन लग रहा है अलोंग द नॉर्थ, और एक फोर्स ऐसा है जो 4 न्यूटन लग रहा है अलोंग द ईस्ट। इधर 2 न्यूटन, इधर 4 न्यूटन। तो इसका मतलब सीधा सा बात था यहां पर कि यस सर, अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसकी जो लेंथ है, वो लेंथ बेसिकली जो रिप्रेजेंट करेगी उसके मैग्नीट्यूड को। मतलब अगर किसी दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल है तो इसका मतलब उसकी लेंथ डबल होनी चाहिए। जैसे मैं इसमें एक वेक्टर और ले ले, मैं तुझसे कहता हूं सर एक काम और करो, वेक्टर आर और रिप्रेजेंट करो जिसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन और डायरेक्शन हो अलोंग साउथ। ठीक है सर, अलोंग साउथ हो। अब कैसे करेंगे सर, साउथ की तरफ दिखाना है तो साउथ तो नीचे की तरफ है, और कितना होना चाहिए सब 1 न्यूटन। तो अगर 2 न्यूटन इतना बड़ा है तो 1 न्यूटन तो इतना आधा होगा, तो तू आधा बना देना नीचे की तरफ, ये ले, ये तेरा हो जाएगा 1 न्यूटन। अभी लिखना मत प्लीज, कुछ मत लिखना, नोट्स मत लिखना, मैं लिखाऊंगा अपने हिसाब से, ठीक। तो ये बेसिकली यहां पे तरीका होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है सर। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला तरीका जो हम लोग पढ़ा, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं कौन सा सर, ये हम लोगों ने पढ़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि भैया पेन कॉपी से बना के दिखा दे तू, पेन कॉपी से बना के दिखा दे तू, ठीक है सर, बना के दिखा दिया। अब जरूरी थोड़ी ना कि हर बार तू एरो ही बनाता रहेगा, ठीक है। तूने वेक्टर तो पढ़ा था 12th क्लास में, ठीक, तो हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता था कि हमेशा एरो ही बनाता था। लेकिन हम लोग के नंबर के साथ भी तो खेलते थे ना। जैसे मैं तुझसे बोलूं कि भैया 5 क्या होता है,
5 क्या होता है? तू बोलेगा सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सर ये 5 झंडे 5 है, ये काम नहीं करता था, तू उसको रिप्रेजेंट करता था ऐसे। मैं बोलूं भैया 3 क्या होता है? तू बोलेगा 1 2 3। मैंने कहा ठीक है भैया, ठीक, तू इसको रिप्रेजेंट करता था ऐसे। ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार एनालिटिकली, एक बड़ा अच्छा टर्म याद आया मुझे जिसका मैंने नाम दिया क्या? एनालिटिकली हम लोगों ने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट किया? हम लोगों ने बोला वेक्टर ए विल बी या रिप्रेजेंटेस एट ए के ऊपर हमने ये वेक्टर का साइन लगा दिया। बात समझ मारिए, हम लोगों ने बोला कि यार ये है वेक्टर ए, हम लोगों ने बोला कि ये है वेक्टर ए और दिस इज इक्वल टू, अब वेक्टर का मतलब क्या होता है? हमने इसको तोड़ा सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमने बोला सर जो भी वेक्टर होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, बेसिकली उस फिजिकल क्वांटिटी, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो जाहिर सी बात है उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और इंपॉर्टेंट है उसकी डायरेक्शन। तो हम लोगों ने बोला सर इसको अगर रिप्रेजेंट करना है ना तो यहां पे तो लिखो मैग्नीट्यूड और यहां लिखो डायरेक्शन। सर ये चीज समझ में नहीं आई, सर क्या है ये? मैंने कहा देखिए यही तो है, जैसे मुझे वेक्टर पी रिप्रेजेंट करना था तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई इसकी डायरेक्शन अलोंग नॉर्थ। ठीक, तो किसी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो का मतलब उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तू कब देगा? तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तभी देगा ना जब तो तू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दे। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताने के बाद और क्या बता दे? सर उसके साथ उसकी डायरेक्शन बता दे, किधर लग रहा है। ठीक, तभी तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलेगी ना। वेक्टर का मतलब यही था, वेक्टर का मतलब यही था कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक, तो हम तरीका ये रखते हैं कि सर मैग्नीट्यूड भी बता दो और डायरेक्शन भी बता दो, तभी तो हम समझेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि सपोज एक फोर्स है जो लगा 2 न्यूटन का अलोंग, किधर किधर किधर, सपोज हम लोगों ने मार दिया अलोंग नॉर्थ। तो ये तो हो गया भाई साहब मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपकी क्या? डायरेक्शन। इसी चीज को मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉड, जो आप मॉडुलस पढ़ते हो मैथमेटिक्स में। अब थोड़ी सी मैथ्स इंट्रोड्यूस हो रही है। और डायरेक्शन मतलब हमने बोला ए के ऊपर टोपी, इस टोपी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? हो सकता है यहां थोड़ा सा कुछ बच्चों को समझ में ना आए, पैनिक मत होना, पेशेंस रखना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी के लिए अब आप एक काम करो भैया, पहले नोट्स लिख लो और जैसे मैंने लिखा है चुपचाप ऐसे ही लिखना, क्योंकि ये जो नोट्स मैंने लिखे हैं वेक्टर में तुझे 10-15 पन्ने के नोट्स भरवा दूं, 20-50 पन्ने के, कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट्स में इतने अच्छे नोट्स लिख कि कम से कम में काम चल जाए। मुझे लगता है दीज आर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। जल्दी से नोट करो। क्लियर सर? ओके, एज इट इज नोट करो। पानी ले लिया दोस्त यार, मुझे भी फील हो रहा है कि पानी पीना चाहिए था। अबे यार इतना गर्म, आज तो जीभ भी जल गई। चल छाप तू जल्दी से, जल्दी से छापो। मेरी एक एक बातों को भैया, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, एक एक बातों को ध्यान से समझना। ठीक है, इससे बेसिक लेवल पे पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। अगर यहां समझ में नहीं आया ना तो कहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहां समझ में नहीं आया ना तो कहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप सिंसियर तरीके से मेरी एक एक बातों को पढ़ो और घर पे जाके नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज करना, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, छापो जल्दी से। हाँ बिल्कुल। अब तू बोलेगा सर अब फिर कैसे? अब मान के चल कोई क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अब भी समझ में नहीं आया, तो उन्हें समझ में पता है कब आएगा? उन्हें तब आएगा जब यही वेक्टर में 20 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जो हमको 4 दिन में खत्म करना है। जब यही 4 या 5 दिन में खत्म करना है, जब ये 20 दिन में पढ़ाया जाएगा तब उनकी समझ में आएगा। ठीक है, उसी तरह काइनेमेटिक्स को जब 2 महीने पढ़ाया जाएगा तब उनकी समझ में आएगा। ठीक, उसी तरह फिर एनएलएम को जब पूरा 1 महीना जो है जब पढ़ाया जाएगा तब समझ में आ जाएगा। तुझे पता है इससे सिलेक्शन नहीं होगा।
ठीक है, एक चैप्टर को उतना ही वक्त देना होता है जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है सर, उसको रहने दो। मेरी तरफ से मेरी कोशिश पूरी है भैया, उसके बाद अगर वो समझना ही नहीं चाहता तो भैया जाए फिर। वो तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का सपोर्ट हो, पढ़ने वाले बच्चों का सपोर्ट हो गया? छाप लिया? जल्दी बोल। ओके, छाप लिया? ठीक है, अब ये छाप जल्दी से। क्वेश्चन लिख ले, रिप्रेजेंट वेक्टर Q एंड वेक्टर Q एंड वेक्टर R। ठीक है, और ये इसका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तरीका बता रहा हूं, ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। ऐसे लिखना है, ऐसे। डन, ये भी छाप लिया इतनी जल्दी? छाप ले चल, कुछ लोग जो नहीं छाप पाए होंगे उनको मौका दे देते हैं। हो गया? एक बच्चा कह रहा था फालतू बातों को इग्नोर किया करो। अरे यार तू यहाँ आके खड़ा होके देख, प्रॉब्लम यही है ना, तू जब यहाँ के खड़ा होके देखेगा ना तो तू बहुत रेस्पॉन्सिबल फील करेगा। इशू प्रॉब्लम यही है, अगर मैं इग्नोर करने लग गया तो फिर ये रिकॉर्डेड क्लास बन जाएगी। ठीक है, मुझे कमेंट पढ़ना मैं पढ़ना चाहता हूं फॉर योर बेटरमेंट। अब इसका कोई मिसयूज करे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैं कमेंट देखता हूं वो इसलिए देखता हूं शायद आपको ये अच्छा सा डाउट पूछ लो मुझसे। ठीक है, कोई अच्छी सी चीज पता चल जाए पढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर, वो मैं इसलिए देखता हूं। छाप लिया? सर हटो, ये ले भाई, हट गया। बड़े आगे छाप लिया हो तो टाइप कर देना भाई, नोटेड लिख देना। और एक बात तो बता दूं, लिखना जरूर। जिन बच्चों का वेक्टर कमजोर था 11th क्लास में वो प्लीज लिखना जरूर इनको। ऐसे देखना मत कि हाँ समझ में आ गया, ऐसे देखेगा ना तो 2-3 दिन के अंदर गिव अप कर देगा। तो 2 दिन तक समझ में आएगा, तीसरे दिन समझ में नहीं आएगा। फिर लिखना जरूर, मैं बता रहा हूं बिल्कुल, हल्के में मत लेना, मैं बता रहा हूं मेरी बातों को। ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाना, ये तो आता है। नोटेड, ठीक है। अब एक काम कर, अब इसको नोट कर जल्दी से। नोटेड, अब ये नोट करो। लिया? हो गया? शायरी, मूड नहीं है यार आज शायरी का। शायरी मैं तभी सुनाता हूं जब अंदर से बहुत हैप्पी हैप्पी हूं। हुआ? हाँ, तू सुनाना चाहे तू सुना देना, तू सुनाएगा कैसे? तो टाइप ही कर सकता है केवल। ओके, बढ़े आगे। छाप लिया तो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया? ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। सॉरी, 2 डेज टारगेट गया भाड़ में, इसको बाद में देखेंगे फॉर्मेलिटी को नेक्स्ट उसके बाद। अब हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक, सबसे पहले एक टर्म होता है इक्वल वेक्टर। हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर का क्लासिफिकेशन किया, अलग अलग प्रकार बोले। बस केवल फील लेने के लिए, इनको रट्टा मारने मत बैठ जाना, ये टाइप होता है, ये टाइप होता है, ये टाइप होता है, ऐसा मत करना। बस नाम पढ़ो, तरीका देखो क्या मैं किस तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और उसके बाद भूल जाओ। सबसे पहला होता है सर इक्वल वेक्टर, मतलब सर टू वेक्टर्स आर said to be equal vector if, बात समझ में आ रही है? टू वेक्टर्स आर said to be equal vector if they
हैव सेम मैग्नीट्यूड। सर सबसे पहली बात तो मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, दूसरी बात सेम डायरेक्शन। अच्छा सर सेम डायरेक्शन भी होनी चाहिए, मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। और तीसरी बात सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी। तब हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब दो वेक्टर इक्वल हैं। बस याद रखने का तरीका, अब सभी इक्वल होना चाहिए। इक्वल वेक्टर मतलब सभी इक्वल होना चाहिए, सबके सब इक्वल होना चाहिए। तो बोलेगा सर ये तो सर ठीक है सब इक्वल होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन सेम इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल। इक्वल इज नॉट अच्छा वर्ड, बेटर रहेगा सेम। तू बोल सेम। सर बोला मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, फिजिकल क्वांटिटी सेम। सर एग्जाम्पल बताओ तब फील आएगी। मैंने कहा एग्जाम्पल देखना, मैं तुझे ऐसा बोलूं कि ध्यान से देखना, मैंने बोला भैया एक ब्लॉक है, ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना, एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लगा आगे F1 हरा वाला, और एक आगे की तरफ दूसरा फोर्स लगा F2, आगे की तरफ ही लगे दोनों के दोनों। ये रहा F1 और ये रहा F2। रुक जा एक मिनट अच्छे से लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना। ये रहा F1 ये रहा F2, ठीक है सर। ये रहा F1 और ये रहा F2। मैंने बोला कि सर F1 है 10 न्यूटन का, ठीक है सर F1 10 न्यूटन का है और F2 भी 10 न्यूटन का है। मैंने कहा करेक्ट बात है भाई साहब। अब तू एक बात बता, क्या F1 F2 इक्वल वेक्टर है? यस। क्यों? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन दोनों ही आगे आगे लग रहे हैं। तो दोनों ही जब आगे आगे लग रहे हैं तो इसका मतलब तू बोल देगा यहां पर कि F1 एंड F2 आर इक्वल वेक्टर। तो सर ऐसे तो सारे इक्वल हो जाएंगे? नहीं, सारे इक्वल नहीं होंगे। मैं अगर तुझे ऐसा बोल दूं कि पीछे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है F3, जिसको मैंने बोला कि सपोज वो है 5 न्यूटन। अब बता F3 किधर लगा? पीछे, ठीक। तो डायरेक्शन अलग हो गई है, तो इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर नहीं है। समझ में आई बात मेरी? और अच्छा ले, और मजे की चीज ले, मैं तुझसे कह दूं इसका मास है साहब 2 किलोग्राम और किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी आगे है 5 मीटर पर सेकेंड। और मैं तुझसे बोलूं भैया जल्दी से बता दे इस बंदे का मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तू बोलेगा सर मोमेंटम हो जाएगा सब 2 गुणा 5 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। सर किधर है? सर आगे की तरफ, तो आगे लिख दे 10 मीटर पर सेकेंड आगे। तो अब मैं तुझसे बोलूं कि सर क्या F1 एंड मोमेंटम आर इक्वल वेक्टर? तो बोलेगा नहीं सर देखो F1 का मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर। सही है सर, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, F1 भी आगे लग रहा है, मोमेंटम भी आगे लग रहा है, लेकिन 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 दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। F1 एक फोर्स है, मोमेंटम एक अलग चीज है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। तो मैं ये बोलूंगा कि F एंड P आर नॉट इक्वल वेक्टर। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक, हां बात समझ। अब डायमेंशन मत लगा प्लीज, डायमेंशन मत लगा, डायमेंशन को भूल जा तू, ठीक है? डायमेंशन को भूल जा, ठीक है? डायमेंशन को भूल जा, दिमाग से डायमेंशन को निकाल दे अब, ठीक है? बहुत ही फर्जी चैप्टर था, शुरू में था, पढ़ाना था, मास्टर ने पढ़ा दिया किसी तरह इंटरेस्टिंग वे में, सवाल तुझसे करा लिया, बस खत्म। यूनिट एंड डायमेंशन इज नॉट द फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स इज नॉट द फिजिक्स, ठीक है? स्क्रू गेज बनिया कैलिबर नॉट द फिजिक्स, फिजिक्स से वेक्टर इज आल्सो नॉट द फिजिक्स, वेक्टर भी मैथमेटिक्स है। फिजिक्स तो तेरी स्टार्ट होगी कहां से? कहां से स्टार्ट होगी? काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगी। लेकिन यहां हल्की फुल्की में फील तेरे को दिला दे रहा हूं, यूनिट एंड डायमेंशन के चक्कर में मत पड़ना। बस मैं ये बोलूंगा भैया F1 किधर लगा? आगे। मोमेंटम किधर है? आगे। डायरेक्शन क्या है? सेम। भैया ठीक है भैया, डायरेक्शन सेम होगी, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, F2 किधर लगा? आगे, ठीक है सर, F2 आगे लगा। F1 किधर लगा? आगे। क्या F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम? यस सर। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम? यस सर। क्या दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम? यस सर। तो ये दोनों हो गए इक्वल वेक्टर, और क्योंकि मोमेंटम अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब मोमेंटम और F1 आर नॉट इक्वल वेक्टर। लेकिन ये वाला टर्म मैं मिटा देता हूं। सर क्यों मिटा रहे हो? इसको मैं थोड़ी देर के बाद फिर से लिखूंगा, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर से लिखूंगा मैं, ठीक है सर? अब की बात समझ गए? होल्ड कर, लिखना मत कुछ भी। इक्वल वेक्टर के बाद दूसरा हम लोगों ने बोला, डिफाइन किया पैरेलल वेक्टर, ठीक है सर? नाम से ही दिख रहा है, नाम से ही दिख रहा है कि टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ
दे हैव सेम डायरेक्शन। बस खत्म बात। मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूं। तो पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बस खत्म। डायरेक्शन पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सर मैग्नीट्यूड अलग अलग हुआ तो होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा मैग्नीट्यूड अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? मैंने कहा यस कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा सर अगर ऐसा बोलो, मैंने कैसा बोलो कि सर देखो सपोज मैं ऐसा बोलूं कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हुई तो होने दे, फिजिकल क्वांटिटी अलग। बस केवल काम की बात याद रखो, पैरेलल वेक्टर मतलब बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बाकी चीजें अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी चाहे अलग हो। मतलब सर पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या F1 F2 पैरेलल है? यस सर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। क्या F1 और मोमेंटम जो मैंने लिखा था क्या वो पैरेलल थे? यस सर वो पैरेलल थे। क्यों पैरेलल थे? क्योंकि मोमेंटम भी आगे था और फोर्स भी आगे है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं F1 भी आगे है, मोमेंटम भी आगे है, वो दोनों क्या है? पैरेलल है। बस तू इतना याद रख, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। उसी प्रकार तीसरा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी मे बी डिफरेंट। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं तीनों को मिक्स करके एग्जांपल ले रहा हूं। बिल्कुल, एक बच्चा बोला है सर इसका मतलब आप ये, अभी एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सर एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। करेक्ट। सर पैरेलल वेक्टर मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। करेक्ट। ठीक सर, एग्जाम्पल मैंने कहा एग्जाम्पल यहां ले लेता हूं मैं। मैंने बोला भैया एक है ब्लॉक, मास है 2 किलोग्राम, आगे 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। ठीक है, मैंने बोला इधर लग रहा है फोर्स F1, इधर लग रहा है फोर्स F2, पीछे लग रहा है फोर्स F3। बस इतना। अब वो वाला सवाल ले रहा हूं जो मैंने मिटा दिया था कि इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने बोला F1 बराबर 10 न्यूटन आगे, F2 बराबर 10 न्यूटन आगे, F3 बराबर 10 न्यूटन पीछे। मैं प्रॉपर डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देख ये रहा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो रहा डायरेक्शन, आगे आगे और वो किधर हो गया भाई साहब पीछे। अब मैं तुझसे एक एक करके चीज पूछूं। क्या एक एक करके चीज पूछ? सबसे पहली बात क्या? अच्छा मोमेंटम भी तो बताओ। मोमेंटम P बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, इसका मतलब वेक्टर P विल बी इक्वल टू मास है 2 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 दूनी 10 हो गया भैया, मैं सीधा 10 लिखूंगा, इतना गया गुजरा भी नहीं होगा कि ऐसे बताऊं तुझे। 10 मीटर पर सेकेंड आगे। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये होगी डायरेक्शन। अब मैं तुझसे पूछूं यहां पर, ठीक है नोट्स तेरे बनवा रहा हूं यहां पर मैं, कि F1 एंड F2 आर, F1 और F2 क्या है? तू बोलेगा सर F1 आगे F2 भी आगे, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, तो सर ये हो जाएंगे, मैं कैसे लिखूं इसका आगे? यस सर ये हो जाएंगे इक्वल वेक्टर। क्यों? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, फिजिकल क्वांटिटी सेम, तो इक्वल वेक्टर हो गए, खत्म कहानी। ठीक, कोई बच्चा बोले सर क्या ये पैरेलल है? क्या ये पैरेलल है सर? क्योंकि F1 और F2 दोनों आपस में क्या ऐसा पैरेलल है? तो बोलेगा यस सर ये पैरेलल भी है। क्यों? डायरेक्शन भी तो सेम है ना, पैरेलल वेक्टर। ठीक, तेरा मन किया कि सर एक काम और करूंगा, सर मैं यहां पे F4 और लगाऊंगा, 2 न्यूटन आगे। ये ले, एक और लगाते हैं यहां पर F4, ये ले। अब मैं तुझसे बोलूं कि F1 एंड F4 आर, अब बताओ F1 और F4, F1 किधर लग रहा है? आगे। F4 किधर लग रहा है? आगे। दोनों आगे आगे, इसका मतलब पैरेलल वेक्टर। ठीक, क्या इक्वल वेक्टर होंगे? नहीं, इक्वल नहीं होंगे। यहां पे तू इनको जो है ना, तू इनको इक्वल नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि इनकी डायरेक्शन, सॉरी इनका मैग्नीट्यूड क्या है?
अलग है। F1 का मैग्नीट्यूड 10 है, F4 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है भाई साहब, 2 न्यूटन है। नेक्स्ट, बिल्कुल इसी प्रकार मैं तुझसे अगला टर्म पूछूं, F1 एंड मोमेंटम, P इज द मोमेंटम, R। भैया F1 और मोमेंटम बता दे क्या होगा। अब तू बोलेगा कि सर देखो F1 एक फोर्स है, मोमेंटम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मतलब इक्वल वेक्टर तो नहीं हो सकते। लेकिन यहां पे दोनों आगे है, देख ये भी आगे ये भी आगे, तो तू बोल सकता है दीज आर पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आ रही है। और वहीं अगर मैं तुझसे पूछूं, ध्यान से देखना, बोले ठीक है सर ये वाली बात तो समझ में आ गई, आप ये बताओ F3 और P क्या होंगे। F3 एंड P, F3 और P ये क्या होंगे, क्या इक्वल वेक्टर होंगे? नहीं। समझ में आ रही बात, क्या इक्वल वेक्टर होंगे? नहीं। क्या इक्वल वेक्टर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों इक्वल वेक्टर होंगे? क्योंकि भैया जाहिर सी बात है फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, तो इक्वल वेक्टर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है सर, और बताओ सर। सर और क्या हो सकता है? सर डायरेक्शन क्या सेम है क्या? नहीं। क्यों? F3 की तरह पीछू और मोमेंटम की तरह आगे, तो डायरेक्शन अपोजिट है। क्या एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे? यस। एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई सबको? तीनों में चीजें क्लियर हो गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सारी चीजें भैया यहां पे लिख रखी है मैंने। क्या इक्वल वेक्टर मतलब, देख 1 मिनट में सारी कहानी खत्म हो जाती है। वो ये है, इक्वल वेक्टर मतलब सब कुछ इक्वल, पैरेलल मतलब डायरेक्शन से, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट, खत्म। ठीक है, जिसको मैं अब ये खोपचे में लिखाऊंगा। सबसे पहले अब तो इसको नोट कर, पहले जल्दी से नोट करो भाई सारे लोग, जल्दी से। जल्दी से। जल्दी नोट करो। नोटेड। सर आपका शुक्रिया सर, बस इतना ही पढ़ पाया। जुड़ा रहे भाई, जुड़ा रहे, टिका रहे, जुड़ा रहे, टिका रहे। ठीक है, लास्ट तक टिके रहना। मैं गारंटी लेता हूं, मैं बोल रहा हूं ना, इसको रिकॉर्ड कर लेना कहीं पे भी। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं 25 में से 25 सवाल, ठीक है, जो कंटेंट मैं तुझे दूंगा ना उस पर बेस निकलेंगे, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। तू 20 करके आ जाना, 20 छोड़, तू 18 करके आ जाना। 18 भी कर लिए ना तूने, 18 चौक 72, तो भी तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और तू बोलेगा सर आप तो यूं ही बोल रहे हो। अरे तो उन बच्चों से पूछना जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, प्रयास 2.0 पीपीटी वालों से पूछ। तो सर क्यों नहीं आए फिर सब लोगों के? यही तो खेल है, इसीलिए नहीं आते हैं। कुछ बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं, कुछ बच्चे सिली मिस्टेक ज्यादा कर देते हैं, कुछ बच्चे सवाल गलत पढ़ देते हैं, कुछ लोग एग्जाम ठीक से नहीं देते हैं। वो 30% वाला फैक्टर जो मैंने बोला था, 30% टीचर के हाथ में, 40% हम दोनों के हाथ में, ठीक है, और आखिरी 30% तेरे हाथ में, जो जिसको बोलते हैं टेस्ट की प्रिपरेशन। अब तू टेस्ट में ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, सिली मिस्टेक्स करेगा, तो यार टीचर क्या ही कर लेगा उसमें। फिर छाप लिया। एचसीबी के लिए रुक जाओ बेटा, अभी एचसीबी के लिए अभी रुक जाओ। ठीक है, अरे मैंने जो अभी लिया ना खोपचा प्रैक्टिस पेपर, खोपचा प्रैक्टिस पेपर केपीपी, केपीपी में मैं सब भरूंगा, तो टेंशन ना ले। एचसीबी के सवाल भी भरूंगा, क्योंकि मैंने बैठ के ये भी सोचा कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा बोलते हैं एचसीबी नहीं है, एचसीबी नहीं है, एचसीबी नहीं है, उनके लिए क्या किया जाए। तो मैं एचसीबी के सवाल ही भर दूंगा साला उसमें, एक टाइम पर। टेंशन ना ले तू, सब उसी में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सारे नहीं, सेलेक्टेड। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट तो भर ही दूंगा मैं उसमें। इंपॉर्टेंट एचसीबी के क्वेश्चंस तो मैं ले ही लूंगा उसमें, जिसका नाम है केपीपी, खोपचा प्रैक्टिस पेपर। अब उसको कद्दू पेपर, कद्दू प्रैक्टिस पेपर मत बना दिए तू। मैंने इतना सोच समझ के नाम रखा है खोपचा प्रैक्टिस पेपर, तो कहेगा के फॉर कद्दू प्रैक्टिस पेपर। हो गया, चल
ये छाप जरा मेरे हिसाब से, इसको यही लैंग्वेज रहने तू ना, ये इसमें ज्यादा तू कंफर्टेबल होगा। ध्यान से सुन, इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग द सेम डायरेक्शन देन दे आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर, एंड इन पैरेलल वेक्टर देयर इज नो मस्ट कंडीशन फॉर बाकी सारी चीजें टू बी इक्वल। ऐसा तो नहीं लिखेगा ना, मेरे हिसाब से इतना ही लिख ले तो भी चल जाएगा। कैसे कि सर दे हैव सेम डायरेक्शन, बाकी चाहे अलग हो, बाकी मतलब समझ रहा है ना, बाकी को हटा के मैं कुछ और लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चाहे अलग हो, मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी चाहे अलग हो। ठीक है, हंस रहा है तू, हंस मत देख, मैं इमोशनल हूं आज। ठीक है, जब आदमी इमोशनल होता है ना तो हंसते नहीं है। हाँ, उसको किस जरूर भेज सकते हो, ठीक है, हंसते नहीं है। लेकिन तुम्हारे मैंने कमेंट पढ़े थे, उसमें नीचे जो चैट बॉक्स चलता है उसमें तुम में से किसने लिखा था, सर आपके लिए ढेर सारी गीली पप्पी। मैंने कहा यार ये क्या होता है, सूखी पप्पी गीली पप्पी, ये भी कुछ होता है क्या? छापो जल्दी से, छाप भाई जल्दी, मिनट से पहले। छापो 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 छापो। एनसीईआरटी फॉलो मत करना बे, तुम्हें तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एनसीईआरटी फॉलो कर, बिल्कुल मत करना। ये सारा राय तो एनसीईआरटी ने फैला रखा है, मत करना फॉलो एनसीईआरटी बिल्कुल भी। फिजिक्स में आईआईटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो एनसीईआरटी फॉलो मत करना, तब तक मत करना जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है, जहां उसको फॉलो करने का वक्त आएगा वहां मैं तुझे बता दूंगा कि अब फॉलो कर ले उसको, अभी बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ये काम भी मत करना एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ने लग गया, ऐसे ऐसे मत करना, ये सब मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, उसकी लैंग्वेज बहुत ही घटिया है, बहुत ही फर्जी है। ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है, अंग्रेजी झाड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट में चीजें लिखी गई वहां पर, संक्षिप्त बहुत ज्यादा, इसलिए हमने तो बेच दी। अबे बेच मत बे, बेच खाए रहा है, रखी रहने दे, रख ले, ओपन मत कर। वैसे वो बताऊं, मैंने भी ना पढ़ी थी, ठीक है, मैंने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। नीट वाले पढ़ सकते हैं, क्योंकि नीट वाले एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ते हैं, लेकिन नीट की कहानी भी तो अलग है ना। नीट की कहानी थोड़ा सा रटंती विद्या ओरिएंटेड है। चल इसको नोट कर फटाक से, जल्दी से, मैं कहां खड़ा हूं जो सारी चीज दिख जाए, जल्दी नोट करो। ये मैं किनारे हो रहा हूं, ये ले जल्दी से। हो गया, परचेस ही नहीं किया अभी तक, अच्छी बात है भाई, बस अच्छी भी परचेस कर लेना, तू अच्छी बनो परचेस कर लेना। हो क्या है, शायरी का मूड नहीं है थोड़ा आज, आई एम इमोशनल टुडे। लिख लिया, वीडियो कॉल चल नहीं रहा फीचर भाई, चल रहा होता तो मैं जरूर करता, चल ही नहीं रहा वीडियो कॉल फीचर। अरे मैं तो चाहता हूं वीडियो कॉल करना, ठीक है, मैं तो चाहता हूं आप लोगों से इंटरेक्ट करना, और मैं वीडियो कॉल स्पेशली जब मैं केपीपी दूंगा ना तब वीडियो कॉल का यूज करूंगा। ठीक है, केपीपी में अभी तो नहीं, 2-3 महीने के बाद मैं ऐसे सवाल भी दूंगा जिसके आंसर बस मुझे ही पता होंगे और उन बच्चों को पता होंगे, ठीक है, जो बच्चों ने उनको सॉल्व किया होगा। ठीक है, मतलब तू गूगल पे टाइप करेगा ना तो तेरे को आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं डाटा ही चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब तू करके दिखा, ठीक है, तो तुझे तेरे को सॉल्व भी करना पड़ेगा सवाल को, तब मैं वीडियो कॉल जरूर किया करूंगा। मैंने कहा तू दिखा तेरा आंसर क्या निकल गया है।
तभी तो होती है पढ़ाई यार, ऐसे थोड़ी ना होती है। ऐसे तो सेटिस्फेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता है कि आओ पढ़ाओ चले जाओ, सिंपल सिंपल पढ़ा दो चले जाओ। हो गया? चल मैं काम करूं, एक सवाल दूं, इस पे करके दिखाएगा, छोटा सवाल। नोट कर लिया तो बता दे, नोट कर लिया हो तो बता दे भाई जल्दी से, हैं? चलो चल, इस पे बेस क्वेश्चन मैं कल दूंगा, मुझे कल याद दिलाना, ठीक है? प्लीज आप सब लोग इसी के आगे लिख दो 1 क्वेश्चन, एक पेज खाली छोड़ दो, ठीक है? खाली पेज, 4 क्वेश्चन। जब तू थोड़ा थोड़ा भूल जाएगा ना कल, थोड़ा थोड़ा भूल जाएगा, तब मैं इस पे क्वेश्चन दूंगा, और वो क्वेश्चन जब तू मुझे याद दिलाना, सर खाली पे छुड़वाया था आपने, उस पे क्वेश्चन दे दो, तो वो मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर तू अप्लाई करेगा तो चीजें और तेरी रिफ्रेश हो जाएंगी। अब हम चलते हैं अगले अगले उसकी तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, ठीक? निगेटिव वेक्टर का मतलब है, ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं, शॉर्टकट में लिख देता हूं कि भैया डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। ठीक? और तीसरी बात, पहली बात तो ये थी, और फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? सेम। फिजिकल क्वांटिटी सेम। सर मतलब, मेरे का मतलब ये है कि 2 वेक्टर आर सेट टू बी नेगेटिव वेक्टर इफ, या 2 वेक्टर, निगेटिव वेक्टर तो नहीं बोल सकते, मुझे ऐसा लेना चाहिए कि एक वेक्टर दूसरे का, ठीक है? मैं ऐसा लिख देता हूं, वेक्टर ए, सही से लिख लेता हूं, रुक जा, प्रॉपर लैंग्वेज ऐसे जानी चाहिए। वेक्टर ए इज सेट टू बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, फिजिकल क्वांटिटी सेम। एग्जांपल से समझ। सर एग्जांपल से कैसे समझे? मैं देख तुझे ऐसा बोलूं, मैंने कहा देखिए भैया, मैंने यहां पे बोला कि एक फोर्स F1 लगा आगे 10 न्यूटन का, एक फोर्स पीछे लगा F2 10 न्यूटन का, और मैं यहीं पर ऐसे लिख दूं कि सर एक फोर्स और लगा है आगे F3 5 न्यूटन का। ठीक? तो मैं तुझसे बोलूं F1 F2 चेक करके बता, F1 F2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, वो भी 10 है वो भी 10 है, ठीक है सर? F1 F2 की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। F1 F2 ये भी न्यूटन ये भी न्यूटन, दोनों क्या सेम है, इसका मतलब तू लिख सकता है F1 इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ F2। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने कहा भैया मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ऐसे लिख सकता हूं F1 बराबर नेगेटिव ऑफ F2, ये कहना चाह रहा हूं। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि दोनों नेगेटिव वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 10 है साला, ये भी 10 है, डायरेक्शन अपोजिट है, और क्या है? फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है, तो हमने बोला F1 बराबर माइनस। मतलब यहां पे लिखने की बारी आएगी तो यहां पे कैसे लिखेंगे? देख तू ऐसा बोलेगा कि सर अगर इधर वेक्टर ए है, बात समझ आ रही है, और ए सेट टू बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, इसका मतलब वेक्टर बी जो होगा ना हरा वाला, वो उतनी ही लेंथ का होगा, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और तो लिख सकता है वेक्टर ए बराबर नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ये है सारी कहानी, बात समझ में आ रही है? ठीक? तो सर क्या नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर है? बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी लिख सकता है एंटी पैरेलल वेक्टर भी होंगे। इसका मतलब अब लिखना मत कुछ भी मत लिखना, यहां से कुछ बढ़िया बातें निकल गई। क्या बढ़िया बातें निकल गई? ध्यान से सुनना। क्या मैं ऐसा बोल दूं ऑल द नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर? करेक्ट, ऑल द नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है? ऑल द नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, लेकिन ऑल द एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट नेगेटिव वेक्टर। एग्जाम्पल ये रहा, ये रहा, ठीक? यहां पे तू चेक कर सकता है कि F4 और F3 दोनों एंटी पैरेलल तो हैं, लेकिन निगेटिव नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। समझ में आ रही बात? ठीक? ठीक? अब मैं अगर सबको समराइज करूं, तो अब तू सोच रहा होगा ना, ठीक है
कि सर इतना स्लो पढ़ा रहे हो, आज फास्ट क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आधा घंटा तो आपने बातचीत में लगा दिया है, क्या जरूरत थी। तो मैं उनको, उन बच्चों का मैं सवाल बोलूंगा, इतनी जल्दी जल्दी मैं सेंटेंस बोल के निकलूंगा, देखना तुझे इस चीज क्या रियलाइज हो जाएगा कि यहां पे फास्ट नहीं निकल सकते। क्या? पहला सेंटेंस ध्यान से सुनना, मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ऑल द इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, करेक्ट। मैं ऐसा बोल दूं ऑल द पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर, करेक्ट। मैं ऐसा बोल दूं ऑल द एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट नेगेटिव वेक्टर। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे 4 स्टेटमेंट अगर मैं दूं कि ऑल द पैरेलल वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, ऑल द इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ऑल द नेगेटिव वेक्टर आर द एंटी पैरेलल वेक्टर, ऑल द एंटी पैरेलल वेक्टर आर द नेगेटिव वेक्टर, इसका मतलब चारों लाइनों में मैं खिचड़ी पका सकता हूं। इस खिचड़ी को पका के तू खा सकता है बहुत अच्छे से, बशर्ते तूने बहुत सुकून से चीजें पढ़ी हो, बिना जल्दबाजी के। समझ में आ रही बात? क्लियर है? सब स्लो प्लीज। अबे मैं फास्ट होना था, मुझे टेंशन मत ले, वो स्लो मैं जानबूझ के फास्ट बोल रहा हूं, ठीक। तो सर ये सब तो आपने बता दिया, तो इसका मतलब निचोड़ क्या है? मैंने कहा निचोड़ ही है, मैं यहां लिख रहा हूं ना, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। मैंने क्या बोला? निगेटिव वेक्टर का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होनी ही होनी है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं ऑल द निगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, करेक्ट, बट ऑल द एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट निगेटिव वेक्टर, करेक्ट। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो एक काम करो, जल्दी इसको छापो। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर स्लो पढ़ाओ, स्लो, ठीक है, बोल कितना स्लो पढ़ा रहा हूं मैं इस टाइम पे, ठीक है, छाप जल्दी से, जल्दी इसको छाप अच्छे से, फिर आगे निकलते। हाँ, वाइस द वर्सा नोट ट्रू, ये बात बोली ना उसने, वाइस द वर्सा नोट ट्रू। मैं लिख देता हूं ना यहां पर, देख मैं लिख देता हूं, होल्ड कर अभी। ऑल द नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, बट वाइस द वर्सा नोट ट्रू। समझ गया? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। नेगेटिव वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी का सेम होना जरूरी है, ठीक है ना। नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है, लेकिन एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होनी है, एंटी पैरेलल में भी डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए ऑल द नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक। बिल्कुल उसी प्रकार ऑल द इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, बट नॉट वाइस वर्सा। अब अगर वेक्टर इक्वल है, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि अगर वेक्टर इक्वल है तो सब कुछ इक्वल है। सब कुछ इक्वल है का मतलब हो गया डायरेक्शन भी इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है इसका मतलब पैरेलल हो गया, खत्म कहानी। आई होप बहुत सुकून से मैंने यहां पे बिना किसी जल्दबाजी के पढ़ाया। अब इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू नो माई कंपटीशन। तेरा कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है दोस्त, तेरा कंपटीशन तुझसे है। समझ में आ रही बात? गेम बदल चुका है, ठीक है ना। तेरा कंपटीशन तुझसे है। अगर तू टिल द लास्ट सिंसियर तरीके से जुड़ा रहा, अगर तू टिल द लास्ट सिंसियर तरीके से जुड़ा रहा और जो जो बातें मैं यहां बोलता गया वो तू बातें ब्लाइंडली फॉलो करता गया, तो तेरा सिलेक्शन 100% गारंटेड है कि हो जाएगा। समझ में आ रही बात? 0.1% हो सकता है भगवान ने कुछ और लिखा हो, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब तू इसमें तू बोलेगा कि सर ये क्या इसमें मेरी खासियत है क्या? तेरी खासियत तो है ही, लेकिन एक खासियत ये भी है कि लास्ट तक 80% बच्चे तो वैसे ही गिव अप कर देते हैं, ठीक है। कुछ जो है 10% अभी कर देंगे कुछ दिन के अंदर, फिर 10-15% को मैं किसी तरीके से, जो स्पैमर होंगे, ठीक है, जो उनको पढ़ना लिखना नहीं होगा, टाइम पास करने आ गए होंगे, ठीक है, मैं उनको किनारे कर दूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है, ठीक। उसके बाद कुछ लोग दिवाली तक जाते जाते गिव अप कर देंगे, ठीक है। कुछ लोग, और मैं चाहता हूं वैसे एक भी बच्चा गिव अप ना करे। ये मैं जो डाटा बोल रहा हूं ये ओवरऑल बोल रहा हूं, नॉट फॉर ओनली दिस क्लास, ऑल द क्लास, ऑल्सो फॉर द ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास में शुरू के वीक में अगर कोई क्लास की स्ट्रेंथ 300 होती है, तो दिवाली तक पहुंचते पहुंचते वो 150 रह जाती है, ठीक है, और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते 100 स्ट्रेंथ रह जाती है। और जब लास्ट में डिस्कशन करते हैं तो मुश्किल से 80 बच्चे होते हैं जो सिंसियर तरीके से फॉलो करते हैं। उन 80 में से फिर 40 बच्चों का सिलेक्शन अप्रोक्सीमेटली निकल जाता है। ये ऐसी तो होता है सिलेक्शन। धीरे धीरे बच्चे गिव, तुम गिव अप मत करना, बस तुम गिव अप मत करना, टिके रहना लास्ट तक। टिके रहोगे तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। गिव अप कर दोगे तो श्योर है कि सिलेक्शन नहीं होगा। छाप लिया?
लेट्स प्ले द बॉय विल नॉट गिव। अबे छोरियां भी गिव अप नहीं करेंगे बे। छोरियां कहां हो? रिचा, रिचा मैडम, छोरियां बोलो यस सर हम गिव अप नहीं करेंगे। छोरियों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो गिव अप करती नहीं है। छोरियां आर मोर 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 सिंसियर देन बॉयज। छाप लिया? बढ़े आगे। पानी पी लो सर। थैंक यू यार, पानी पी लेता हूं मैं। पलट लिया हो तो बता जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूं। बोलो। ओके बढ़े आगे, ठीक है सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है, अच्छा इससे निगेटिव वेक्टर बनाते कैसे? ये भी तो होता है ना, कुछ नहीं -1 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब अच्छा ये टर्म भी तो लिखो, ये भी तो लिखो, ये भी लिखो, इसको भी लिखो, वरना इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, तो लैंग्वेज जरूर लिख इसको। छापो इसको। छाप लिया? अबे अच्छी बात बोल रहा हूं, छोरियों के लिए बुरी थोड़ी ना बोल रहा हूं, अच्छी बात, सच बात है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है इस बात को, है ना। एक्चुअली ना तुम साला इतनी फिक्र नहीं करते हो पिताजी के पैसे की, छोरियां बहुत करती है अपने पापा के पैसों की फिक्र, मैं नोटिस किया ये बात, ठीक है। तुम नहीं करोगे, तुम सोचोगे अब पापा कमा रहे हैं, सबसे पहला हक तो हमारा है। छोरियां ऐसा नहीं सोचती है, वो बहुत केयर करती हैं कि मेरे पापा अर्न कर रहे हैं। वो अलग बात है भाई साहब, वो अलग बात है कि तू जब कपड़े खरीदने जाएगा तो साला 300 रुपए की टी शर्ट बड़े मजेदार तरीके से खरीद के लेके आएगा, और छोरियों को अगर तू लेके जाएगा, अगर पापा जी लेके जाएंगे कि भाई साहब चल कोई टॉप खरीद ले, तो सबसे पहले जिस पे हाथ रखेगी ना उसकी साली प्राइस ही कम से कम 3000 होती है। वो अलग बात है, कपड़े खरीदने शॉपिंग के मामले में बिल्कुल रियायत नहीं बरतती है, ये बात सच है, ठीक है, शॉपिंग के मामले में बिल्कुल रियायत नहीं बरतती है, ठीक। लेकिन 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 पापा के एक एक पैसे की बहुत कदर करती है। अब बोलो सही बात अब बोलो सही बात सर ये तो आप जज्बात से पहले तारीफ कर रहे हो, उसके बाद बेइज्जती कर रहे हो, ये क्या बात हो गई है? सही बात बोल रहा हूं मैं हाँ फिर कुछ नहीं तो कुछ तो ऐसे भी करती है, बहुत सारे टॉप खरीदे, अच्छा ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से वो सारी छोरियां बोलना भी यहां पर, ईमानदारी से सारी छोरियां वो टाइप करके बताना कितनी छोरियों ने ये काम किया है कि मॉल में गई और जाने के बाद 6-7 तरह के टॉप लिए, चेंजिंग रूम में गई और बढ़िया जाके पाउट निकाल के फोटो खिंचाए, बाहर आके फोटो खिंचाए और फिर उसको एज इट इज रिटर्न करके वापस आ गए। कितनी छोरियों ने ये काम किया है? जल्दी से टाइप करके जरूर बताएं, जल्दी से। हाँ ये देखो, ठीक है, हाँ सर किया है सर, किया है सर, ठीक है, सही बात बोले हो सर लेकिन छोरे नहीं करते, छोरे बात देखते ये वाली अच्छी लग रही, हाँ ये अच्छी लगी, कितने की है? 3,500 नहीं कर, ये अच्छी लग रही है, कितने की है? 400, हाँ चल ले 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 ले, चेक, अबे सही आएगी, मेरे ना आएगी तेरी आ जाएगी, चल ले ले इसको वो कह रही यस सर हमने भी किया है लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है भाई, सही बात बोले ना। और फिर उसके बाद मिरर में फोटो खिंचाएंगे ऐसे, मुझे मैं तो खड़े को पूरा सेट करेंगे भाई साहब, जिससे कि वो भी कह रही है सब मी हम लोग नहीं किया। अच्छा कुछ गर्ल्स ये भी कह रही है सर हमने नहीं किया ऐसा, अच्छी बात है, जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है प्लीज करें, ठीक है, प्लीज जरूर ट्राई करें, जरूर ट्राई करें, ये गलत नहीं है चीज, ठीक है, गलत नहीं है। आप आराम से जाओ, बढ़िया बढ़िया टॉप खरीदो, उसको जो है बढ़िया से फोटो वोटो खिंचाओ और वापस करके आ जाओ काम, ठीक है, ये गलत थोड़ी ना है। हाँ बस टैग मत हटा देना, प्राइस टैग हटाओगे वरना वो कह देगा आप खरीदो उसको, ठीक है। चल अगला टर्म, एक टर्म है इसके बाद, सर ये सारी बातें होगी सर, निगेटिव वेक्टर के बाद एक नया टर्म है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ या टू ए वेक्टर। सर इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो, मैंने कहा इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर एक वेक्टर है ए, ठीक है सर ए वेक्टर है, मैंने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसका लेंथ दुगना हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। मैं अगर बोलूं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी लेंथ को दुगना कर देगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रखेगा? सेम रखेगा, जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये डबल कर दिया,
डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक, मैं अगर तुझे ऐसा बोलूं कि इसको आधा कर दिया, मतलब समझ रहा है ना, ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर तूने ए को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 2a। 2a का मतलब क्या हुआ सर, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल। बट डायरेक्शन क्या रही, सेम। मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता तो इसका मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाता, मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता तो इसका मैग्नीट्यूड 4 गुना हो जाता, मैं अगर 5 से तो 5 गुना, 3 से कहता तो ये हो जाता 3a। और सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपने आधे से मल्टीप्लाई किया, कोई जरूरी थोड़ी ना 2 3 4, आधे आधे से किया होगा तो इसका मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा। बेसिकली मुद्दे की बात यह है, अगर तू n से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा। मैं 2 की जगह में ऐसा लिखूं ना कि तूने सपोज n से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई साहब, n टाइम्स हो जाएगा। जो लोग हिंदी नहीं जानते तो मैं उनको हिंदी इंग्लिश में ले लूं, वेक्टर a इज मल्टीप्लाई बाई ए नंबर n। यहां इफ लिख देता हूं यार, इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाई, यार ये इस तो नहीं दिख रहे, तो कुछ और ही लग रहा है भाई। इफ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाई ए नंबर n, देन इट विल बिकम n इंटू ए, n टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा तेरा n टाइम्स, और डायरेक्शन तेरी रहेगी सेम। अच्छा ये तभी होगा जब n पॉजिटिव होगा। सर n पॉजिटिव क्यों बोला, मैंने कहा अगर निगेटिव बोलेगा तो निगेटिव हो तो सारी कहानी अलग हो जाएगी। मैं अगर ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना कि सर एक वेक्टर इधर है, ठीक है, और आप बताओ एक ऐसा वेक्टर बी जो -3 ऑफ वेक्टर ए हो, ठीक है, इसका मतलब ए को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही तो है -1 ऑफ 3a, मतलब पहले तो उसको 3 गुना कर दे और फिर उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दे, तब तू बोलेगा सर ये अगर सपोज मैं इतनी लेंथ को बोलूं कि सर ये 1 मार्कर के बराबर है, तो इस वेक्टर को -3 का मतलब ये है कि 3 मार्कर के बराबर, 1 2 3, ठीक है, ये तेरा हो जाएगा -3a वेक्टर, और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। सर यहां से थोड़ी फील कम आ रही है, मैंने कहा तो यहां से फील ले ले, ये ले क्वेश्चन ले ले, मैं तुझे बोलूं कि वेक्टर p बराबर 2 न्यूटन along east, then find मैं तुझे बोलूं 5p वेक्टर क्या होगा, तू बोलेगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 न्यूटन। सर डायरेक्शन, भैया डायरेक्शन तो सेम रहेगी, along east। कोई बोलेगा सर ठीक है सर आप तो -3p बताओ, तब तू क्या बोलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सर 3 है तो 6 गुना हो जाएगा 6 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन माइनस का मतलब अपोजिट हो जाएगी, ईस्ट का मतलब क्या हो गया, ईस्ट का अपोजिट कौन सा, बेस्ट। ये है कहानी, बस जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसकी लेंथ उतनी बढ़ा दो, खत्म कहानी। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को, प्लीज जल्दी से बोलो। टाइम हो गया क्या, ओह अरे यार टाइम हो गया, चल कोई बात नहीं, टाइम हो गया, अभी मैं क्लास छोड़ रहा हूं। इतना ही पढ़ाना था मुझे आज के लेक्चर में, सही बात बताऊं, इसलिए पढ़ाना, इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता कौन सा इक्वल था कौन सा ये था, क्योंकि बाकी पार्ट में तेरा खा जाऊंगा। वो डीपीपी देखे, डीपीपी नहीं केपीपी देखे, केपीपी में जो क्वेश्चन दूंगा वो आप उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। क्लियर है, अगर समझ में आ गई तो बस तू मुझे इतना बता दे कि अगर किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कौन सा वेक्टर बन जाएगा, बस तू ये बता दे तो मैं समझ जाऊंगा, सारी डेफिनेशन तेरे को आ गई है। बोलो, अगर किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो। हाँ, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर तो टर्म होता ही नहीं है, निगेटिव वेक्टर, यस करेक्ट, निगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल मत बोल, सही आंसर, बेस्ट करेक्ट आंसर इज निगेटिव वेक्टर, -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो निगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक ठीक। हाँ निगेटिव वेक्टर खुद एक एंटी पैरेलल वेक्टर है, बोला बात है। हाँ तूने -5 से, जैसे इस सवाल में देख, अब देख क्या करेगा, तूने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब तू बोलेगा ये दोनों कैसे हो गए, एंटी पैरेलल।
क्लियर है? ओके, तो आज की क्लास में मेरे को इतना ही पढ़ाना था। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क आपका ये है, ध्यान से समझना मेरी बात। आज के नोट्स सारे वेक्टर के नोट्स रिवाइज करना सारे के सारे, और दूसरा केपीपी जो अपलोड हो जाएगी, मैं अपलोड करवाऊंगा पर्सनली। ऑल्दो ये मेरा काम है नहीं यार, ये मैनेजमेंट टीम का काम होता है, ठीक है। बच्चों को लगता है कि सर ने अपलोड नहीं की है, मैं डेफिनेटली उनको जरूर पिन करूंगा कि अभी क्लास के आधे 1 घंटे के अंदर इसको केपीपी को अपलोड करें, 1-2 घंटे के अंदर। तो केपीपी नंबर 1 जाएगी, वो आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा टारगेट ये होगा कि केपीपी के आप 40 to 50% क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। ओके, इससे ज्यादा कर लेगा बहुत अच्छी बात है। डोंट एक्सपेक्ट कि 100%। अभी स्टार्टिंग में भले ही तू कर ले, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन सबको आता है। जब मैं रोटेशन पहुंचेंगे, काइनेमेटिक्स पहुंचेंगे, या एनएलएम जैसे सवाल कर रहे होंगे, तब केपीपी ऐसी होगी कि तू 50% ही कर पाए, क्योंकि जेईई एडवांस में भी तो 50% ही करना होता है ना। बाकी जो नहीं होगा उसके लिए मैं हूं ना डिस्कस कराने के लिए, तभी तो प्रिपरेशन होगी ना। सारे फॉर्मूला में सिंपल सिंपल सवाल दे दूंगा, उसका मजा नहीं आता है। क्लियर भाई साहब? बाकी जो बातें बेटा मैंने आपको आज बोली हैं, प्लीज आज उसको अच्छे से समझ लेना कि मुझे दोबारा ना बोलनी पड़े कभी, ठीक है। मैं थोड़ा बंदा डिफरेंट टाइप का हूं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं उस चीज को, ठीक है। जहां इमोशन मेरे जुड़ जाते हैं, वहां मैं सब कुछ कुर्बान कर देता हूं, चाहे मेरे दोस्तों का टाइम हो, फैमिली का टाइम हो, पैसों का इशू हो। कुछ लोग होते हैं, समझ गया होगा मैं इशारा दो, मैं सब कुर्बान कर देता हूं अगर मेरे इमोशन अटैच हो जाते हैं तो, ठीक है। और अब मैं आप लोगों से सच में बहुत बड़ी उम्मीद करता हूं कि आप मैक्सिमम लोग आईटी पूछो, मैक्सिमम लोग आईटी पहुंचो, ठीक है। मैक्सिमम लोग, एटलीस्ट वो बच्चा तो जरूर पूछे जो मुझे लास्ट तक ब्लाइंडली फॉलो करता है। यही मेरी छोटी सी तमन्ना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगले साल क्या करना है। टेक केयर भाई।